Hello guys, what's up? This is Amit Majan. I hope that you're doing absolutely well. So Bawa Kasak guys. So here we are for the next revision, detailed revision rather I would say of charge under GST. दोस्तों charge under GST. I'm conducting this session for फाइनल स्टूडेंट्स मतलब कोई इंटर का होगा देख सकता है पोर्शन सेम है बट दिस इज फॉर फाइनल स्टूडेंट जो सीए में है सीएमए में है दोनों कोई भी हो देख सकता है चार्ज अंडर जीएसटी। दोस्तों ये चैप्टर में मतलब ये रिवीजन के सेशन में हम लोग क्या कवर करने वाले हैं मतलब चार्ज में क्या करेंगे। सबसे पहले मेजरली वी विल डू द रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, बराबर है, जो गुड्स का भी करेंगे सर्विसेज का भी करेंगे और उसके साथ साथ हम लोग ई कॉमर्स ऑपरेटर, याद है क्या, एक 9-5 करके एक सेक्शन है, वो 9-5 के अंदर जो ई कॉमर्स ऑपरेटर की बात की है ना, वो सब कुछ ये पूरे सेशन में तुम लोगों के लिए कवर करूंगा। और बताओ दिस इज गोइंग टू बी सुपर इफेक्टिव, एंड तक जरूर देखना। आई एम श्योर दैट यू विल लव द रिवीजन। और अगर आप चैनल पर नए रहोगे तो प्लीज एक बार छोटा सा भाई के लाइक बटन दबा देना और एक छोटा सा सब्सक्राइब बटन पे दबा देना और हम लोग इस चीज से स्टार्ट करते हैं चार्ज अंडर जीएसटी। तो सर सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग सीधा फोकस करके क्रैक करेंगे आरसीएम, दैट इज रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। सर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का सेक्शन नंबर क्या है? सेक्शन नंबर इज सेक्शन नंबर 93। ओके सर, व्हाट इज रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, उससे स्टार्ट करते हैं। चलो यूजुअली क्या होता है, यूजुअली अगर मैं सप्लायर हूं, चलो टीचिंग का ही सर्विस लेते हैं, तुम लोग ने मेरे से कुछ कोर्स परचेज किया, मैंने तुम लोगों को कोर्स बेचा फॉर 7,000 रुपीज। चलो अभी एग्जाम ओरिएंटेड बैच चल रहा है तो एग्जाम ओरिएंटेड बैच बेचा 7,000 रुपीज का, बराबर। उसके उस पे मैंने क्या चार्ज किया? जीएसटी चार्ज किया। नाउ द पॉइंट इज कि मैंने तुम लोग से वैल्यू भी लिया और मैंने तुम लोग से जीएसटी भी लिया। नाउ इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, सप्लायर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे दैट जीएसटी टू द गवर्नमेंट, बराबर है। नाउ हु इज द पर्सन हु इज चार्जिंग द जीएसटी? Supplier. Who is the person who is collecting the GST? Supplier. Who is the person who is going to the government and depositing the GST? Supplier. This mechanism is known as forward charge mechanism. जिधर सप्लायर सब कुछ करता है ना, all the compliances will be done by supplier. Yes, then in that case this is known as forward charge mechanism. But अगर मैं रिवर्स चार्ज का बात करता हूं, इसके अंदर the person who makes the payment to the government is the recipient and not the supplier. बराबर है, तो वो होता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। जो भी कंप्लायंसेस करने हैं, जो भी डिपॉजिट करना है गवर्नमेंट को जाके, वो सप्लायर नहीं करेगा, कौन करेगा? तो रेसिपेंट करेगा। तो ये होता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। और रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म सर कौन से ट्रांजैक्शंस में लगता है, वही उन्होंने स्पेसिफाई करके रखा है सेक्शन नंबर 93 के अंदर। और सेक्शन नंबर 93 के अंदर फर्दर बाइफर्केशन होता है 93 इन केस ऑफ गुड्स, मतलब आरसीएम इन केस ऑफ गुड्स एंड आरसीएम इन केस ऑफ सर्विसेज। उन्होंने स्पेसिफिक लिस्ट देके रखी है, अगर ये लिस्ट के अंदर तुम लोग फॉल होते हो तो आरसीएम लगेगा, बराबर। तुम लोगों को ये चैप्टर में तीन चीजें सबसे इंपॉर्टेंट याद रखनी है। सबसे पहला, नेचर क्या है, क्या किस पे आरसीएम लगता है, नंबर 1। उसके बाद उसका सप्लायर कौन है, वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके बाद उसका रेसिपिएंट कौन है। अगर तुम लोग ये तीन चीजें याद रखोगे, मां कसम मैं बता रहा हूं, बहुत मजा आएगा और पूरा का पूरा आरसीएम तुम्हारा क्लियर हो जाएगा अगर तीन चीजों पे तुम लोग ने फोकस किया तो, राइट। और मैं तुम लोगों को बताऊंगा कि ये इस पे ज्यादा फोकस करना, बिकॉज इसमें तुम लोग भूल सकते हो, राइट। तो हम लोग अच्छे से करेंगे सब कुछ। सबसे पहले वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म इन केस ऑफ सर्विसेज। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन विथ आरसीएम इन केस ऑफ सर्विसेज। तो सबसे पहला जो सर्विस है दैट इज गुड्स ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुड्स ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी? लेट्स टेक वन वेरी सिंपल एग्जांपल, ठीक है। मैं मुंबई में रहता हूं, बराबर, एंड यू स्टे इन राजस्थान, ठीक है। मुझे कुछ गुड्स तुम लोगों को भेजने हैं, बट मेरे पास तो ट्रक अवेलेबल ही नहीं है। तो मैंने बल्लू को फोन किया, बल्लू ट्रक चाहिए, ट्रक मिलेगा मिलेगा? तो उसने बोला हाँ मिलेगा सर। अभी प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, इन दिस केस वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द सप्लाई गिवन बाय अमित महाजन टू यू। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, दिस इज सेल ऑफ गुड्स। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दिस, वी आर टॉकिंग अबाउट मुझे तुम लोगों को जो बेचना है उसके लिए मुझे क्या चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन का सर्विस चाहिए। सो आई एम कॉलिंग बल्लू एंड बल्लू इज गिविंग मी ट्रांसपोर्टेशन का सर्विस। So here, please understand, here the supplier is Ballu and recipient is Amit Mahajan. अंडरस्टैंडिंग, तो वो हम लोग सप्लाई देख रहे हैं, सर्विस देख रहे हैं। सो प्लीज ये चीज दिमाग में क्लियर करना कि गुड्स ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी मतलब जो ट्रांसपोर्टर ट्रक वाला है ना, हम लोग उसके पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं कि वो केस में क्या होगा, आरसीएम लगेगा कि एफसीएम लगेगा, बराबर। एकदम सिंपल बात, सब लोग सामने देखना, सब लोगों को एकदम चकाचक समझ में आ जाएगा। सबसे पहली बात, अगर कोई भी गुड्स ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी ने कौन सा भी सप्लाई किया है टू अ नॉन स्पेसिफाइड पर्सन, सर ये क्या होता है, आई विल टेल यू इन 2 मिनट्स। अगर जीटीए ने सप्लाई किया टू नॉन स्पेसिफाइड पर्सन, इट इज गोइंग टू बी व्हाट, एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, बराबर। बट अगर कौन से भी जीटीए ने एक स्पेसिफाइड पर्सन को सप्लाई किया है,
देन इन दैट केस ये जो जीटीए होता है ना, जीटीए हैज टू ऑप्शंस। मतलब अभी हम लोग देखते हैं कि स्पेसिफाइड नॉन स्पेसिफाइड क्या होता है, बट जस्ट अज्यूम करो कि भाई जीटीए ने अगर नॉन स्पेसिफाइड को दिया तो एग्जाम्प्ट हो जाएगा, जीटीए ने अगर स्पेसिफाइड को दिया तो जीटीए के पास कितने ऑप्शंस है? टू ऑप्शंस। अगर जीटीए को लगता है कि इस पे आरसीएम मतलब रेसिपेंट को जीएसटी देना मतलब रेसिपेंट ने जीएसटी देना चाहिए, देन इन दैट केस जीटीए क्या करेगा मालूम है? जीटीए कैन ऑप्ट फॉर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। और जीटीए मतलब बल्लू मुझे बताएगा, मतलब मैं रेसिपेंट हूं ना, बल्लू मुझे बताएगा टू पे द जीएसटी टू द गवर्नमेंट, बराबर। सो आरसीएम ऑप्ट करके अमित महाजन विल गो टू द गवर्नमेंट एंड पे द जीएसटी। बट ये जो उसने मुझे सर्विस दिया है, वो सर्विस देने के लिए उसने जो भी इनवर्ड सप्लाई लिया होगा, उसका बल्लू को आईटीसी नहीं मिलेगा, जीटीए को आईटीसी नहीं मिलेगा, बराबर है। अगर जीटीए बोलता है कि नहीं 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 उसके पास बहुत सारा आईटीसी है, फिर इन दैट केस उसको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में नहीं तो ही हैज अनदर ऑप्शन ऑफ फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। सो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म के अंदर भी उसके पास दो ऑप्शन है। नंबर वन, ही कैन ईदर ऑप्ट फॉर 12% वेर ही विल गेट द आईटीसी, और he can opt for 5% where he will not get the ITC. So ये बेसिकली जीटीए का अपना पूरा स्ट्रक्चर है। जीटीए कैन ईदर ऑप्ट फॉर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म और रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। इफ जीटीए ऑप्ट फॉर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म द रेट इज 5%, सॉरी ये मैं लिखा नहीं था, सो द रेट इज 5%। बट जीटीए ने जो भी मुझे सर्विस दिया है वो देने के लिए उसने जो इनवर्ट सप्लाई लिया होगा उसका उसको आईटीसी नहीं मिलेगा। But if GTA opts for a forward charge mechanism, GTA then he has two options: 12% with ITC, 5% without ITC. एकदम बराबर, no problem in this. Okay. Now the point is कि sir, what is the real meaning of specified person and non specified person? ठीक है. Now let's see what is specified person. Specified person मतलब factory which is registered under Factories Act 1948. Societies registered under Societies Registration Act. Cooperative society, any body corporate, partnership firm including LLP, AOP, BOI, any casual taxable person, बराबर, and any other registered person under GST. तो ये जो लोग होते हैं ना दोस्तों, ये सब लोग किधर फॉलो जाएंगे? स्पेसिफाइड पर्सन के अंदर फॉलो जाएंगे। अगर तुम लोग ने ये लोगों के अलावा किसी को भी सर्विस दिया, फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक योर एग्जाम्पल, ठीक है, तुम लोग अनरजिस्टर्ड पर्सन हो, बराबर है। तूने अगर कोई गुड्स ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी से कुछ तूने गुड्स ट्रांसपोर्टेशन का सर्विस लिया, सो कहने से जीटीए ने तुझे सर्विस दिया, यस। आर यू अ स्पेसिफाइड पर्सन? यू आर नॉट अ फैक्ट्री, लुक एट योरसेल्फ, यू आर नॉट अ फैक्ट्री, राइट? आर यू अ सोसाइटी? नो। आर यू कोऑपरेटिव सोसाइटी? नो। आर यू बॉडी कॉर्पोरेट? यस, यू आर अ बॉडी बट यू आर नॉट बॉडी कॉर्पोरेट। ठीक है। पार्टनरशिप फर्म? नो, यू डोंट हैव पार्टनर आल्सो, तो पार्टनरशिप फर्म का भी बात नहीं है, बराबर। उसके बाद कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, वी आर कैजुअल इन लाइफ बट स्टिल वी आर नॉट कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। नाउ पॉइंट नंबर जी, एनी रजिस्टर्ड पर्सन, सो वो तुम लोग वो भी नहीं हो। सो बेसिकली कहना है स्पेसिफाइड पर्सन में तुम लोग फॉल नहीं हो रहे हो। यस, अगर स्पेसिफाइड पर्सन में अगर तुम लोग फॉल नहीं हो रहे हो, कहना है यू विल फॉल अंडर नॉन स्पेसिफाइड पर्सन। यस, एंड दैट्स व्हाई दे हैव सेड दैट इफ यू आर फॉलिंग अंडर नॉन स्पेसिफाइड पर्सन इट विल बी कंसीडर्ड एज exempt from GST. अंडरस्टैंडिंग एवरीबडी? नो प्रॉब्लम इन दिस। ओके, नाउ इसके अंदर और एक पॉइंट है। फॉर एग्जाम्पल एक गवर्नमेंट है और आगे जाके ना तुम लोगों को दो सेक्शंस दिखेंगे, सेक्शन 51, सेक्शन 52, जो टीडीएस के सेक्शन, ठीक है। नो टीडीएस के केस में क्या होता है कि मैंने अगर कौन सा सप्लाई कौन से गवर्नमेंट या गवर्नमेंट अंडरटेकिंग को दिया होगा, देन इन दैट केस टीडीएस के प्रोविजंस के हिसाब से गवर्नमेंट जब भी मुझे पेमेंट करेगी ना, तभी मुझे टीडीएस काट के पेमेंट करेगी, मुझे टीडीएस काट के पेमेंट करेगी, बराबर। नाउ वो टीडीएस काटने के लिए उनको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। अगर उनको टीडीएस काटना होगा तो उनको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। नाउ पॉइंट इधर ऐसा है कि अगर ऐसा कोई गवर्नमेंट हो या फिर गवर्नमेंट अंडरटेकिंग हो जो टीडीएस डिडक्ट करने के लिए सिर्फ रजिस्ट्रेशन ले रहा है, बाकी कुछ उनका धंधा नहीं है, बट वो सिर्फ क्या कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन क्यों ले रहे हैं? वो टीडीएस डिडक्ट करने के लिए रजिस्ट्रेशन ले रहा है। पर इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या हो रहा है मालूम है? ये गवर्नमेंट या गवर्नमेंट अंडरटेकिंग जो है ना, इट इज फॉलिंग अंडर पॉइंट नंबर जी, एनी रजिस्टर्ड पर्सन। Because why? Because they are registered. But are they registered for doing any kind of business or business activity? No, they are registered only for deducting TDS. So फालतू का वो लोग का क्या हो रहा है मालूम है? आरसीएम के केस में वो गवर्नमेंट या गवर्नमेंट अंडरटेकिंग को जीएसटी भरना पड़ रहा है। इन दिस केस because they are falling under point number G, because they are registered. Now to extend some kind of benefit to these government and government undertakings, जो लोग सिर्फ टीडीएस काटने के लिए रजिस्ट्रेशन लिया है उन्होंने,
सो गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली उनको बोला कि भाई लेट्स नॉट कंसिडर देम, इवन दो दे आर फॉलोइंग अंडर पॉइंट नंबर जी, but still let's not consider them as specified person, let's not consider them as specified person, and that's why any service given to those government or government undertakings who have taken the registration only for deducting TDS, it will not fall here, but it will fall here, and it will be exempt from tax, and that will specifically come in exemption chapter also. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? सो जीटीए का पॉइंट मैंने तुम लोगों को बताया। तुम लोग आगे बढ़ने की भी पहले एक बार पॉज करो, अच्छे से पूरा का पूरा जीटीए का पॉइंट देखो। आई एम श्योर दैट तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। लेट्स डू अ क्विक रिकैप। सबसे पहले क्या, सब लोग इधर देखो, सब लोग इधर देखो, सब लोग इधर देखो, इधर देखो सब लोग। जीटीए ने सर्विस दिया एक नॉन स्पेसिफाइड पर्सन को, इट इज गोइंग टू बी व्हाट, एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। जीटीए ने सर्विस दिया एक स्पेसिफाइड पर्सन को, जीटीए हैज टू ऑप्शंस, एफसीएम, आरसीएम। इफ ही ऑप्ट्स फॉर आरसीएम, recipient will pay 5% and GTA will not get ITC. If you opt for FCM, again FCM has two parts, 12% where फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म है, मतलब जीटीए पे करेगा एंड जीटीए को आईटीसी मिलेगा। बट एफसीएम के अंदर ही 12% एंड 5% भी है। सो 5% के केस में क्या होगा, 5% जीटीए विल ओनली चार्ज एंड पे, बट उसको आईटीसी नहीं मिलेगा, राइट? और मैंने वो गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट अंडरटेकिंग का तुम लोगों को बता दिया। नेक्स्ट पॉइंट पे आता है, दैट इज स्पॉन्सरशिप सर्विस। उसके बाजू में मैंने क्या करके रखा है, ओ, मतलब ये तुम्हारे एक्सप्रेशन होंगे whenever you'll do mistakes in the paper, और पेपर से आने के बाद तुम लोगों का एक्सप्रेशन एग्जैक्टली ये होंगे। क्यों? बिकॉज इसमें थोड़ा सा हम लोगों को स्पेसिफिकली देखना पड़ता है कि कौन सप्लायर है, कौन रेसिपिएंट है, वो सब। ठीक है, ओके। सब लोग इधर देखो, सब लोग इधर देखो। इधर मैं एक एग्जांपल लेता हूं रिलायंस का, इधर मैं एक एग्जांपल लेता हूं रिलायंस का। अभी रिलायंस ने एक समझ, डेक्कन जिमखाना करके एक जिमखाना है, जिमखाना मतलब जो क्लब होता है वैसा। उसको क्या किया, उसको बताया कि भाई तुम्हारे केस में, सॉरी तुम्हारे केस में, तुम लोगों की, सॉरी तुम लोगों के क्लब में, हाँ तुम लोगों के क्लब में जो भी क्रिकेट का मैच हो रहा है ना, वो क्रिकेट के मैच में जो तुम्हारा जर्सी होगा, वो जर्सी में रिलायंस का नाम होना चाहिए। ये किसको, किसने बताया? रिलायंस ने बताया, बराबर। डेक्कन जिमखाना को बताया कि जो टी शर्ट बनेंगे उस पर रिलायंस का नाम होना चाहिए स्पॉन्सर, बराबर। इन दिस केस रिलायंस अग्री टू पे 1 crore rupees टू दिस क्लब, दैट इज डेक्कन जिमखाना, राइट? सो डेक्कन जिमखाना पे करेगा, सॉरी रिलायंस पे करेगा डेक्कन जिमखाना। नाउ कैन आई से दिस इज अ स्पॉन्सरशिप सर्विस? यस। नाउ स्पॉन्सरशिप सर्विस पे आरसीएम लगेगा, एफसीएम लगेगा? एकदम सिंपल, इस पे लगेगा आरसीएम। नाउ क्वेश्चन कम्स कि सर ये जब भी होता है रिलायंस एंड डेक्कन जिमखाना, हम लोगों को मालूम है कि स्पॉन्सरशिप सर्विस में लगता है आरसीएम, बट सर रेसिपिएंट कौन है इसमें? रिलायंस रेसिपिएंट है या डेक्कन जिमखाना रेसिपिएंट है? कैन यू थिंक अबाउट इट? ये रिलायंस रेसिपिएंट है कि डेक्कन जिमखाना रेसिपिएंट है? नाउ आरसीएम के केस में कभी भी एक चीज हमेशा तुम लोग याद रखोगे, द पर्सन हु मेक्स द पेमेंट इज अ रेसिपिएंट, द पर्सन हु मेक्स द पेमेंट इज अ रेसिपिएंट। ये गोल्डन रूल खुद को बता देना, और कभी भी कंफ्यूजन तुम्हारा नहीं होगा। ये हो गया सर्विस रेसिपिएंट एंड डेक्कन जिमखाना हो गया सर्विस प्रोवाइडर, एकदम बराबर। सो रिलायंस ने क्या किया, 1 crore का पेमेंट किया डेक्कन जिमखाना को, और इसमें लगेगा आरसीएम, मतलब कौन जीएसटी पे करेगा? आरसीएम, मतलब रेसिपिएंट मतलब जो रिलायंस है वो जीएसटी गवर्नमेंट को पे करेगा। ओके सर, इधर तक लास्ट एक दो अटेम्प्ट तक इधर तक था, पर उन्होंने लास्ट टाइम एक अमेंडमेंट लाया और उन्होंने बोला कि सिर्फ तुम लोगों को नेचर नहीं देखना है। पहले क्या था, नेचर ये है तुम्हारा, हो गया आरसीएम, बट अभी सप्लायर भी इंपॉर्टेंट है, रेसिपिएंट भी इंपॉर्टेंट है। इधर उन्होंने बोला कि सप्लायर हैज टू बी any person other than body corporate and recipient has to be body corporate और पार्टनरशिप फॉर्म। इसमें तो गड़बड़ होता है अपना, और इसके लिए मैंने तुम लोगों के लिए बहुत सिंप्लीफाई करने के लिए एक चीज बनाई है, विच इज दिस। देखो क्या करने का मालूम है, सप्लायर लिखो बीसी ओबीसी, बीसी मतलब बॉडी कॉर्पोरेट, ओबीसी मतलब अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। रेसिपिएंट का बात किया तो रेसिपिएंट के केस में बीसी ओबीसी, ठीक है, ये ड्रॉ कर दिया। उसके बाद जो ऐसा नीचे से ऊपर जाता है ना, लेफ्ट में नीचे एंड राइट में ऊपर, ये जो जाता है ना, उस पे क्या लगता है मालूम है? आरसीएम लगता है। एंड बाकी एनी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन यू टेक, बीसी टू बीसी एफसीएम, बीसी टू ओबीसी एफसीएम, ओबीसी टू ओबीसी एफसीएम, बट ओबीसी टू बीसी इज गोइंग टू बी व्हाट? आरसीएम। ये बेस्ट वे है टू रिमेंबर द थिंग्स, बिकॉज इसमें कभी भी तुम लोगों को कंफ्यूजन नहीं होगा। जस्ट दैट उन्होंने रेसिपिएंट में बीसी के साथ साथ और एक चीज उन्होंने जो ऐड की है, दैट इज पार्टनरशिप फॉर्म।
मतलब supplier has to be other than body corporate and the recipient has to be body corporate or a partnership. Now in this case, can I say that it is all matching because जो सप्लायर है मतलब डेक्कन जिमखाना है वो अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है और जो रिलायंस है वो एक बॉडी कॉर्पोरेट है और इसके वजह से इस पे लगता है आरसीएम एंड हु विल पे द जीएसटी टू द गवर्नमेंट? रिलायंस विल गो टू द गवर्नमेंट एंड पे द जीएसटी. एक नंबर सर, हम लोगों को सब कुछ समझ में आ गया. दो चीजें हम लोग ने अभी तक की, जीटीए का सर्विस किया एंड स्पॉन्सरशिप सर्विस किया. जीटीए में 2 पॉइंट्स थे, नॉन स्पेसिफाइड को दिया तो एग्जाम, स्पेसिफाइड को दिया तो 2 ऑप्शंस, एफसीएम आरसीएम. आरसीएम होगा 5% नो आईटीसी, एफसीएम होगा 2 ऑप्शंस 12% विद आईटीसी, 5% विदाउट आईटीसी. सेकंड देखा स्पॉन्सरशिप सर्विस, ऑलवेज आरसीएम, बट इसमें दो चीजें, तीन चीजें. नेचर क्या? स्पॉन्सरशिप. सप्लायर कौन? अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट. रेसिपिएंट कौन? बॉडी कॉर्पोरेट और अ पार्टनरशिप फर्म. एक नंबर स्पॉन्सरशिप सर्विस डन. ओके सर, बढ़ते आगे विद द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग. ये अच्छा पॉइंट है, इसमें से क्वेश्चन तुम लोगों के लिए बन सकता है. रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग टू रजिस्टर्ड पर्सन, पर मैं तुम लोगों को पूरा का पूरा 360 डिग्री व्यू दूंगा रेंटिंग के केस में. ठीक है, पूरा फोकस करो मैं क्या बोल रहा हूं इसमें. रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग, देखो दोस्तों, पहले हम लोग बात करते हैं रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग की और बाद में हम लोग बात करते हैं रेंटिंग ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टी की. नो, पहले घर का बात करते हैं. ठीक है, रेजिडेंशियल ड्वेलिंग जब भी दी जाती है, सप्लायर इज इररेलेवेंट, ये चीज समझना. बराबर, सप्लायर इज इररेलेवेंट, वो रजिस्टर्ड पर्सन हो या फिर अनरजिस्टर्ड पर्सन हो, रेजिडेंशियल ड्वेलिंग में फर्क नहीं पड़ता. राइट, मतलब तुम लोगों ने घर दिया, किसने घर दिया डजेंट मैटर, किसको घर दिया दैट मैटर्स. तुम लोग ने अगर घर दिया एक अनरजिस्टर्ड पर्सन को, अनरजिस्टर्ड पर्सन है उसको अगर घर दिया होगा, गवर्नमेंट गेट्स वेरी इमोशनल कि क्या बात है यार, तुम लोग ने घर दिया रहने के लिए, एक अनरजिस्टर्ड पर्सन को दिया है, तो एक काम करो, इट इज गोइंग टू बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स बिकॉज इट इज a residential dwelling. Be it, be the supplier, be the supplier is a registered person or the supplier is unregistered person, doesn't matter. Recipient कौन है? Unregistered person है, it is going to be exempt. Okay sir. Right. Residential dwelling दिया है किसी ने भी to a registered person, then government बोलता है कि भाई रेजिडेंशियल ड्वेलिंग तुम लोग रजिस्टर्ड पर्सन को क्यों दे रहे हो? रेजिडेंशियल ड्वेलिंग तो रहने की चीज है, तो रहने की चीज तुम लोग एक धंधे वाले को दे रहे हो. वी वांट टू टैक्स इट बिकॉज क्या मालूम उसके अंदर उसने बिजनेस चालू किया तो. So we want to tax that particular thing. So renting of residential dwelling given to an unregistered person is exempt from tax, but given to a registered person, it is going to be taxable, and that too under reverse charge mechanism in all the cases. Are you understanding here? Understanding? Okay. वापस बोलेंगे, renting of residential dwelling given by anyone, given to an unregistered person exempt, given to a registered person always taxable under reverse charge mechanism. बट इसमें क्या प्रॉब्लम होता था मालूम है? इसमें प्रॉब्लम होता था सोल प्रोप्राइटर्स का. अभी फॉर एग्जांपल मैं एक सोल प्रोप्राइटर हूं, मेरे नाम और मैं रजिस्टर्ड हूं. ठीक है, एक्चुअली ऐसे ही है, मैं रजिस्टर्ड हूं सोल प्रोप्राइटर. अभी मुझे घर पे, अभी मेरी भी बीवी है, मेरे भी 5 बच्चे हैं. ठीक है, एग्जाम्पल है, 5 बच्चे हैं, तो मुझे भी मेरी हैप्पी फैमिली, मुझे एक जगह अच्छे जगह पे रहना है. तो इसीलिए मैं एक जन के पास गया, उनको बोला कि मुझे रहने के लिए एक घर चाहिए. उन्होंने बोला ओके नो प्रॉब्लम, तो उन्होंने मुझे घर दे दिया. उसके बाद उन्होंने बोला कि आप पे वो रेंट पे जीएसटी देना पड़ेगा. मैंने बोला क्यों भाई? अरे वो तो रेजिडेंशियल ड्वेलिंग है ना. तो वो बोलते नहीं सर, क्योंकि आप रजिस्टर्ड पर्सन हो ना, इसके वजह से. मैंने बोला यार मैं तो रहने के लिए घर ले रहा हूँ, भले मैं रजिस्टर्ड पर्सन हूँ, मैं कुछ धंधा करने वाला हूँ क्या अंदर? नहीं, मैं तो रजिस्टर्ड पर्सन हूँ मानता हूँ, बट मैं तो मेरे फैमिली के साथ रह रहा हूँ ना इधर. सो इधर प्रॉब्लम होता था सोल प्रोप्राइटर्स का. सो इवन दो दे आर यूजिंग इट फॉर द रेजिडेंशियल पर्पस, बट स्टिल गवर्नमेंट वाज सेइंग दैट सिंस यू आर अ रजिस्टर्ड पर्सन, इट डजंट मैटर तुम लोग किसके लिए यूज कर रहे हो. रजिस्टर्ड मतलब खेल खत्म, आरसीएम लगेगा, जीएसटी देना पड़ेगा. तो डोंट यू थिंक सोल प्रोप्राइटर्स के साथ गलत हो रहा है? एंड दैट्स व्हाई दे गेव एन एक्सेप्शन टू द सोल प्रोप्राइटर्स एंड दे सेड दैट इफ सोल प्रोप्राइटर इज एबल टू प्रूव दैट he will use the property for residential purpose only, then in that case agar proof kiya, then in that case whatever property residential dwelling which is given to them will be exempt from, right? Because sole proprietor जो भी करता था एज a registered person ही करता था, इसकी वजह से हमेशा फंसता था वो. तो इसके लिए अगर वो प्रूफ कर पाता है, अगर पूछा बाद में जाके ऑफिसर ने और वो प्रूफ कर पाता है, then in that case if it is for residential purpose, एक काम करो, it is going to be what? Exempt from. So residential dwelling given by any person
to a registered person except for sole proprietor, then in that case it is RCM. अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन को दिया तो exempt from tax. ठीक है सर. अभी बात करते हैं कमर्शियल प्रॉपर्टी का. देखो दोस्तों, कमर्शियल प्रॉपर्टी में सप्लायर भी इंपॉर्टेंट है, रेसिपिएंट भी इंपॉर्टेंट है. सप्लायर कौन है कमर्शियल प्रॉपर्टी में? और एक चीज, कमर्शियल प्रॉपर्टी में देयर इज नो सॉफ्ट कॉर्नर फॉर एनी पर्सन, मतलब टैक्स हमेशा लगेगा कमर्शियल प्रॉपर्टी में. ठीक है. नाउ कमर्शियल प्रॉपर्टी में अगर सप्लायर रजिस्टर्ड पर्सन है और रेसिपिएंट रजिस्टर्ड पर्सन है, सो इसमें तुम लोग बताओ कि आरसीएम की जरूरत है क्या? इसमें बताओ, डू यू नीड आरसीएम इन दिस केस? नो, बिकॉज सप्लायर इज व्हाट? रजिस्टर्ड. सो इस पे क्या लगेगा? एफसीएम. अगर कमर्शियल प्रॉपर्टी के केस में सप्लायर रजिस्टर्ड है और अगर रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है, डू यू थिंक इधर आरसीएम लगेगा? क्यों चाहिए आरसीएम इधर? सो इधर भी क्या लगेगा? एफ. नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल वेयर द सप्लायर इज एन अनरजिस्टर्ड पर्सन and unregistered person is giving commercial property to a registered person. Now अगर इधर FCM लगाया तो प्रॉब्लम क्या होगा? Since supplier is an unregistered person, गवर्नमेंट को इस पे रेवेन्यू नहीं मिलेगा. करेक्ट है. इसके वजह से they don't want to lose revenue in this. That's why they said that if URP is providing service to RP, we are going to tax it, but that will be under reverse charge mechanism and not forward charge mechanism. because जरूरत है आरसीएम, राइट. बट अगर मैंने बात किया यूआरपी टू यूआरपी अगर होगा, वो सप्लायर भी अनरजिस्टर्ड है, रेसिपिएंट भी अनरजिस्टर्ड है, इन दैट केस उस पे जीएसटी नहीं लगेगा. राइट. आई विल गिव यू अ सिंगल मिनट टू जस्ट पॉज इट. सो प्लीज यू कैन पॉज इट. एक्चुअली टाइम भी देने का जरूरत नहीं. यू कैन पॉज इट एंड प्लीज एक बार पूरा पढ़ना एंड देन वी विल मूव अहेड. बराबर. तो दोस्तों अभी तक हम लोग ने 3 पॉइंट्स किए. जीटीए का पॉइंट किया, उसके बाद स्पॉन्सरशिप सर्विस किया, और तीसरा किया दैट इज रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग का पॉइंट. ठीक है. सब लोग इधर आओ नेक्स्ट पॉइंट पे. दैट इज ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंटल राइट्स और फ्लोर स्पेस इंडेक्स फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोजेक्ट बाय द प्रमोटर. इसका मतलब क्या है? देखो, इसका मतलब बहुत सिंपल है कि मेरे पास एक डेवलपमेंटल राइट है, ठीक है, जिसके ऊपर डेवलपमेंट हो सकती है. भी मुझे नहीं मालूम कि कैसे कंस्ट्रक्ट करना है बिल्डिंग और वो सब. मैंने क्या किया, मेरे पास जो डेवलपमेंटल राइट है वो एक बिल्डर को ट्रांसफर कर दिया, और मैंने बिल्डर को क्या बोला कि भाई बिल्डर, ये डेवलपमेंटल राइट ले ले और तू मुझे उसके बदले में पैसा दे दे. सो क्या होता है कि एनी पर्सन, जो मैं एनी पर्सन हूं, मैंने प्रमोटर मतलब बिल्डर को मेरा डेवलपमेंटल राइट दिया और बिल्डर ने क्या किया, मुझे उसका पैसा दिया. गवर्नमेंट इज सेइंग दैट इस पे लगेगा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म. और कौन जीएसटी देगा गवर्नमेंट को? बिल्डर गवर्नमेंट को जीएसटी दे देगा. अंडरस्टैंडिंग? ये पॉइंट नंबर 4 में आता है. ठीक है. हम लोग क्यूमुलेटिव करेंगे रिवीजन. नंबर 1 क्या था? जीटीए का सर्विस. नंबर 2 क्या था? स्पॉन्सरशिप सर्विस था, याद करना, ओबीसी टू बीसी. 3 क्या था? रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग एंड कमर्शियल प्रॉपर्टी भी हम लोग ने डिस्कस की. पॉइंट नंबर 4 इज डेवलपमेंटल राइट्स तुम लोग ने दिए कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के लिए टू द बिल्डर, आरसीएम लग जाएगा. अभी पॉइंट पे आता है दैट इज सर्विसेज बाय डायरेक्टर्स. नाउ प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग. इधर मैं काफी ज्यादा तुम लोगों को 360 डिग्री व्यू दूंगा पूरे डायरेक्टर्स का. ठीक है. सर्विसेज बाय डायरेक्टर्स. नाउ अगर डायरेक्टर ने सर्विस दिया है एज एन एम्प्लॉई और एमडी अगर सर्विस दिया होगा तो याद रखना ये जीएसटी नहीं लगेगा. क्यों? बिकॉज इट विल फॉल अंडर नेगेटिव लिस्ट. बिकॉज डायरेक्टर कौन है? एम्प्लॉय है. एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का नेगेटिव लिस्ट में आता है. ठीक है. अगर डायरेक्टर एक एम्प्लॉय नहीं है, वो कंपनी का एम्प्लॉय नहीं है, पर एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी का वो चेयरमैन है या फिर डायरेक्टर है, ये भी अगर तुम लोग ने अच्छे से नेगेटिव लिस्ट पढ़ी होगी तो नेगेटिव लिस्ट में ये भी एक स्पेसिफिक पॉइंट है. अगर तुम लोग कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का चेयरमैन हो या फिर डायरेक्टर हो, देन इन दैट मतलब एमसीए हो, सेबी हो, इट विल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, इट विल नॉट बी टैक्सेबल. सो डायरेक्टर अगर एम्प्लॉय तो नहीं है बट एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी का डायरेक्टर है, देन इन दैट केस उस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा बिकॉज दैट विल फॉल अंडर नेगेटिव. बराबर. ओके. नाउ अगर डायरेक्टर ने कोई तीसरे ही पर्सन को, मतलब फॉर एग्जांपल रिलायंस का डायरेक्टर है, तो डायरेक्टर ने रिलायंस को सर्विस दिया, देन इस पे लगेगा रिवर्स चार्ज में. सो इस पे क्या होगा, डायरेक्टर्स पे कौन सा भी क्वेश्चन तुम लोगों को पूछेंगे ना, यू विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू आंसर दैट. सो डायरेक्ट एम्प्लॉय होगा तो नो जीएसटी. अगर एम्प्लॉय नहीं है पर वो कॉन्स्टिट्यूशन अथॉरिटी का डायरेक्टर है तो नो जीएसटी.
अगर नॉर्मल कंपनी का डायरेक्टर है तो जीएसटी लगेगा, दैट टू अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, मतलब कंपनी गवर्नमेंट के पास जाके जीएसटी पे करे। ठीक है, इधर तक क्लियर है? ओके। नाउ इसमें और दो पॉइंट्स है, सब लोग अच्छे से ध्यान रखना देना। पॉइंट नंबर 2, दैट इज एनी सर्विस गिवन बाय द डायरेक्टर टू द कंपनी इन पर्सनल कैपेसिटी। सर इसका मतलब, अभी डायरेक्टर का कंपनी में काम क्या होता है? डायरेक्टर का कंपनी बहुत सिंपल काम है कि भाई कंपनी को ग्रो करना, कंपनी के लिए डिसीजन लेना और वो कम्युनिकेट करना, बराबर है? ये डायरेक्टर का प्रोफेशनल कैपेसिटी का काम है। ठीक है, नाउ डायरेक्टर क्या करता है मालूम है? एक दिन उसके पास एक गाड़ी है, कार कार वो कार उसने क्या किया, कंपनी को रेंट पे दे दिया। एक मशीनरी है, मशीनरी क्या कर दिया, कंपनी को रेंट पे दिया। सो कैन आई से दिस इज ऑल्सो अ सर्विस विच इज गिवन बाय डायरेक्टर टू द कंपनी? यस। नाउ सर इस पे भी आरसीएम लगेगा क्या? नहीं। ये जो सर्विस है ना, भले डायरेक्टर ने दिया होगा, भले कंपनी को दिया होगा, बट कैन आई से दिस सर्विस इज गिवन नॉट इन अ प्रोफेशनल कैपेसिटी बट इन अ पर्सनल कैपेसिटी एवरीबडी। यस। सो पर्सनल कैपेसिटी के केस में कभी भी आरसीएम नहीं लगेगा, उस पे लगेगा एफसीएम। समझा कि नहीं रे बाबा? यस। ये पॉइंट नंबर 2 हो गया। पॉइंट नंबर 1 अपना ये है, बराबर है? पॉइंट नंबर 2 अपना ये है पर्सनल एंड प्रोफेशनल कैपेसिटी का। एंड पॉइंट नंबर 3 जो है ना, वो कुछ ऐसा दिखता है, देखो इधर। वो लोग क्या बोलते हैं, अगर कोई कंपनी होगा, कंपनी ने डायरेक्टर को पेमेंट किया, ठीक है, कंपनी ने डायरेक्टर को पेमेंट किया और वो पेमेंट जो है उस पे टीडीएस काटा अंडर सेक्शन 192। इट इज अ वेरी सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड कि भाई अंडर सेक्शन 192 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट अगर टीडीएस काटा है, मतलब उसको सैलरी का पेमेंट हुआ है। और सैलरी का पेमेंट मतलब वो क्या हो गया, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप हो गया। और इसके वजह से इट विल फॉल अंडर नेगेटिव लिस्ट, और वो नेगेटिव लिस्ट में आ गया, इसकी वजह से देर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ आरसीएम विच विल बी एप्लीकेबल, बिकॉज 192 का टीडीएस काटा जा रहा है। 192 इज सैलरी, सैलरी मतलब एम्प्लॉय एम्प्लॉय एम्प्लॉयर एम्प्लॉय है, और एम्प्लॉयर एम्प्लॉय मतलब नेगेटिव। बट अगर उन्होंने बोला कि 194 जे का टीडीएस कटा है, फिर इन दैट केस ये सैलरी नहीं है, ये प्रोफेशनल सर्विस है। और अगर ये प्रोफेशनल सर्विस होगा, फिर इन दैट केस इस पे टीडीएस सॉरी आरसीएम लगेगा। और आरसीएम के केस में आरसीएम लगेगा, और हु विल पे द जीएसटी टू द गवर्नमेंट? कंपनी विल पे द जीएसटी, बराबर, नो प्रॉब्लम। तो ये पॉइंट कभी कभी वो लोग पूछ लेते हैं। सो देखो, डायरेक्टर के 3 ही पॉइंट्स आ सकते हैं तुम्हारे एग्जाम में। नॉर्मल कंपनी को सर्विस दिया, आरसीएम। डायरेक्टर ने कंपनी को पर्सनल कैपेसिटी में दिया, तो क्या आएगा? एफसीएम आएगा। डायरेक्टर ने कंपनी को सर्विस तो दिया, पर कंपनी ने पेमेंट किया 5 लाख का, जिसपे 192 के हिसाब से टीडीएस काटा, तो इस पे तो आरसीएम का बात ही नहीं आता है, मैं टैक्स जीएसटी की बात नहीं आता है। और जो 194 जे के अंदर टीडीएस काटा है, उस पे जीएसटी तो लगेगा, एंड दैट टू अंडर रिवर्स चार्ज। एकदम बराबर। सो 5 पॉइंट्स देखे, सब लोग फटाफट याद करेंगे। सबसे पहला पॉइंट क्या देखा? जीटीए का पॉइंट था। सेकंड पॉइंट क्या था? जीटीए के बाद स्पॉन्सरशिप सर्विस, ओबीसी टू बीसी वाला। पॉइंट नंबर 3, रेजिडेंशियल ड्वेलिंग एंड कमर्शियल प्रॉपर्टी। पॉइंट नंबर 4, दैट इज लॉन्ग टर्म, नहीं सॉरी, ये क्या था? ये डेवलपमेंटल राइट्स दिया। पॉइंट नंबर 5, डायरेक्टर का सर्विस दिया। एकदम बराबर दोस्त। बढ़ते आगे विद द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज पॉइंट नंबर 6, लॉन्ग टर्म लीज ऑफ लैंड। क्या किया? मेरे पास एक लैंड है, मैंने लॉन्ग टर्म लीज पे वो लैंड दे दिया रेसिपेंट को, मतलब बिल्डर को। ऑफकोर्स ये क्या होता है, बेसिकली बिल्डर को मैं लैंड देता हूँ बिल्ड करने के लिए। ठीक है, सो बिल्डर को मैंने लॉन्ग टर्म लीज पे दिया फॉर इक्वल टू और मोर देन 30 ईयर्स। इक्वल टू और मोर देन 30 ईयर्स के लिए मैंने रेंट पे दिया है। तो जो भी वो मुझे पैसा पे करेगा, उस पर जो जीएसटी होगा, वो जीएसटी रेसिपेंट मतलब बिल्डर को देना पड़ेगा। एकदम बराबर। सो लॉन्ग टर्म लीज ऑफ लैंड पे भी क्या लगेगा? आरसीएम के केस में टैक्स हो जाएगा। नाउ एक एक पॉइंट के बाद क्यूमुलेटिव रिवीजन। जीटीए का देखा, सेकंड क्या देखा अपना? स्पॉन्सरशिप सर्विस। पॉइंट नंबर 3, दैट इज ये रे अपना रेंटिंग ऑफ ड्वेलिंग एंड कमर्शियल प्रॉपर्टी। पॉइंट नंबर 4, दैट इज डेवलपमेंटल राइट्स। पॉइंट नंबर 5, डायरेक्टर। पॉइंट नंबर 6, लॉन्ग टर्म लीज ऑफ लैंड इक्वल टू मोर देन 30 ईयर्स। बराबर एकदम। आगे बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज पॉइंट नंबर 7, सर्विसेज सप्लाइड बाय इंश्योरेंस एजेंट। इंश्योरेंस एजेंट सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। अगर सर्विस इंश्योरेंस एजेंट दे रहा है, तो ऑफकोर्स ये सर्विस किसको दे रहा है? इंश्योरेंस कंपनी को दे रहा है कि कस्टमर को दे रहा है? भाई इंश्योरेंस एजेंट जो सर्विस है ना, वो इंश्योरेंस कंपनी को देता है। तो इंश्योरेंस कंपनी को जो भी सर्विस दिया जाता है, उस पर क्या लगता है दोस्त? आरसीएम लगता है। इधर क्यों इधर आरसीएम लगाया? बहुत सिंपल बात है। अगर ये एफसीएम लगाते, तो अगर सप्लायर रजिस्टर्ड होता, तो ही गवर्नमेंट को उसका जीएसटी का अमाउंट पैसा मिलता।
बट अगर एक सप्लायर जो है वो रजिस्टर्ड नहीं है, देन इन दैट केस उस पे जीएसटी कलेक्ट ही नहीं होगा और वो जीएसटी गवर्नमेंट को पे भी नहीं होगा. So can I say there is a high possibility that इतने सारे इंश्योरेंस एजेंट्स है, बिकॉज ऑफ द हाई कंपटीशन, ये इंश्योरेंस एजेंट्स कैन बी अ स्मॉल पर्सन. अब मतलब उनका रजिस्ट्रेशन में भी नहीं होगा. अगर सप्लायर का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, देन इन दैट केस अल्टीमेट रेवेन्यू लॉस किसको हो रहा है? गवर्नमेंट को हो रहा है. दैट्स व्हाई गवर्नमेंट सेड दैट इंश्योरेंस एजेंट के केस में लेट द रेसिपिएंट पे द जीएसटी. सो इधर इंश्योरेंस एजेंट इज प्रोवाइडिंग सर्विस टू इंश्योरेंस कंपनी, उस पे क्या लगेगा? आरसीएम लगेगा. तीसरी बात, आठवीं बात, सर्विसेज सप्लाइड बाय रिकवरी एजेंट. सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिकवरी एजेंट? वसूली भाई रे बाबा, वसूली भाई. वसूली भाई मतलब फॉर एग्जांपल एक बैंक ने मुझे लोन दिया. ठीक है, बैंक ने मुझे लोन दिया, मैंने लोन रीपे नहीं किया. ठीक है, अभी मुझे फोन कर रहा है, मैसेज कर रहा है, ट्विटर पे डाल रहा है, इंस्टाग्राम पे डाल रहा है, सब जगह डाल रहा है, पर मैं पेमेंट ही नहीं किया. तो बैंक ने तुझे अपॉइंट किया और तुझे अपॉइंट करके क्या बोला? भाई अमित महाजन के घर पे जाना है और वसूली करके आना है. वसूली मतलब रिकवरी करके आना है. तुम लोगों ने बोला ओके नो प्रॉब्लम, इतना पैसा लेके बैठा है हमारा, तो तो तुम लोग मेरे घर पे आए और पूरा रिकवरी तुम लोग करके लेके गए. इन दिस केस कैन आई से यू आर प्रोवाइडिंग सर्विस टू द बैंक? यस. तो जो भी तुम लोग सर्विस बैंक को दे रहे हो ना, वो क्या लगेगा? आरसीएम के अंदर टैक्स हो जाएगा. राइट, वो आरसीएम के अंदर टैक्स हो जाएगा. एकदम बराबर. सो एनी सर्विस गिवन बाय रिकवरी एजेंट टू द बैंक, इट विल फॉलो अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म. एकदम मस्का चस्का, नो प्रॉब्लम इन दिस. ओके, ध्यान दो. अभी ये हो गया आठवां पॉइंट. इसके अंदर और एक क्वेश्चन सिंपल पूछता हूं. देर इज वन कार डीलर, कार कार मैन्युफैक्चर, मतलब कार डीलर होता है, कार खरीदना है. मैं वो सुजुकी के पास गया, मारुति सुजुकी के पास गया और उनको बोला कि मुझे गाड़ी चाहिए. मैंने गाड़ी परचेज किया. गाड़ी परचेज करने के बाद इंस्टॉलमेंट में परचेज किया था. मैं पेमेंट करना रोक दिया भाई, रोक दिया पेमेंट करना. मैं बोला नहीं पेमेंट करेंगे, जो करने का कर. मैंने उनको बोला. नाउ क्या हो रहा है कि वो लोग इतने रिमाइंडर्स भेज रहे हैं, इतने लीगल नोटिस भेज रहे हैं, पर मैं पेमेंट ही नहीं कर रहा गाड़ी का. तो उन्होंने क्या किया? रिकवरी एजेंट को अपॉइंट किया, तुम लोगों को, और तुम लोगों को बोला कि अमित महाजन के घर पे जाओ और अमाउंट, मतलब जो जो भी पैसा आउटस्टैंडिंग है वो रिकवर करके आओ. तुम लोग मेरे घर पे आए और अमाउंट रिकवर करके लेके गए. नाउ द पॉइंट इज, कैन आई से यू आर प्रोवाइडिंग सर्विस टू दैट कार कंपनी? यस. उस पे एफसीएम लगेगा कि आरसीएम लगेगा? इस पे आरसीएम लगेगा कि एफसीएम लगेगा? रिकवरी एजेंट ने सर्विस दिया. मैं विल से कि सिंपल है, अभी तो पता है आपने. उस पे लगेगा आरसीएम, उस पे लगेगा आरसीएम. अगर ऐसा तुम लोग सोच रहे हो तो वो गलत है. अगर ऐसा तुम लोग सोच रहे हो आरसीएम लगेगा तो वो गलत है, बिकॉज इधर रिकवरी एजेंट का सर्विस जो है वो किसको दिया तो आरसीएम लगता है? सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और एनबीएफसी, इनको दिया तो सिर्फ आरसीएम लगता है. बाकी किसी को भी रिकवरी एजेंट का सर्विस दिया होगा तो उस पर लगेगा एफ सी. आर यू क्लियर विद अंडरस्टैंडिंग? सो दीज आर आवर 8 पॉइंट्स. नाउ हम लोग फटाफट देखते हैं 8 पॉइंट्स कौन से देखे. सबसे पहले सब लोग इधर देखेंगे. सबसे पहले हम लोग ने देखा जीटीए का पॉइंट. उसके बाद क्या देखा हम लोग ने? स्पॉन्सरशिप का पॉइंट, ओबीसी टू बीसी वाला. तीसरा पॉइंट हम लोग ने देखा दैट इज कमर्शियल प्रॉपर्टी और वो सब रेंटिंग का. बराबर. उसके बाद ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3. व्हाट इज 4? 4 वॉज डेवलपमेंटल राइट्स दिया. 5 क्या था? डायरेक्टर का सर्विस था. बराबर, डायरेक्टर. पॉइंट नंबर 6 क्या था? वो लॉन्ग टर्म लीज ऑफ लैंड था. बराबर. पॉइंट नंबर 7 था जो इंश्योरेंस एजेंट था. एंड पॉइंट नंबर 8 था वो रिकवरी एजेंट था. 8 के 8 पॉइंट्स मुंह पे होने चाहिए सब लोगों के. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज transfer or permitting use or enjoyment of copyright related to original literary, dramatic, musical और artistic work. Now अगर मैंने कौन सा गाना बनाया ना, गाना बनाने के बाद मैंने क्या किया? वो गाना बनाने के बाद मैंने म्यूजिक कंपनी को गाना कॉपीराइट बेच दिया. राइट. अगर मैंने वो म्यूजिक कंपनी को कॉपीराइट बेच दिया तो मुझे क्या पे करेंगे? रॉयल्टी पे करेंगे. तो जो भी मुझे वो रॉयल्टी पे करेंगे उस पे आरसीएम के अंदर टैक्स लगेगा. मतलब म्यूजिक कंपनी विल गो टू द गवर्नमेंट एंड पे द चीज. राइट. अंडरस्टैंडिंग? इधर देखो एक एग्जांपल दिया. म्यूजिक कंपोजर है ए आर रहमान, उसने म्यूजिक बनाया और वो म्यूजिक कंपनी को बेच दिया. नाउ इन दिस केस म्यूजिक कंपनी जो है वो क्या करेगी? रॉयल्टी पे करेगी. नाउ द पॉइंट इज दिस इज फॉलिंग अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, व्हिच मींस द रेसिपिएंट मतलब म्यूजिक कंपनी विल हैव टू पे द जीएसटी टू द गवर्नमेंट. नाउ इसमें देयर इज वन मोर पॉइंट. क्या हो गया? ए आर रहमान था, उसने जी म्यूजिक को बेचा गाना, और जी म्यूजिक ने आगे सोनी म्यूजिक को बेचा गाना. नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, ए आर रहमान ने जब जी म्यूजिक को गाना बेचा, जी म्यूजिक, कैन आई से इट, दे मस्ट हैव पेड सम अमाउंट रॉयल्टी का, तो उस पे आरसीएम लगता है.
एंड आरसीएम के अंदर जी म्यूजिक विल गो टू द गवर्नमेंट एंड पे द जीएसटी। बराबर है? ओके। वही गाना जी म्यूजिक ने क्या किया समझ, कि सोनी म्यूजिक को बेच दिया। नाउ सोनी म्यूजिक भी क्या करेगा, वही गाने के लिए, आर्टिस्टिक वर्क के लिए पेमेंट करेगा। ठीक है, ये जो पेमेंट करेगा करने से आर्टिस्टिक वर्क का ही पेमेंट है, तो जैसे कि सर इसमें भी क्या लगना चाहिए, आरसीएम लगना चाहिए। नहीं बाबा नहीं, इस पे आरसीएम नहीं लगेगा, इस पे लगेगा एफसीएम। और एफसीएम क्यों सर, बिकॉज उन्होंने बोला है ट्रांसफर और परमिटिंग यूज ऑफ अ कॉपीराइट रिलेटेड टू ओरिजिनल लिटरेरी ड्रामेटिक म्यूजिकल और आर्टिस्टिक वर्क, इट हैज टू बी ओरिजिनल देन ओनली आरसीएम, अदरवाइज एफसीएम। सो इन दिस केस हु इज द सप्लायर, जी म्यूजिक इज द सप्लायर, तो उसका ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगा सेकेंड ट्रांच कभी गवर्नमेंट जो जीएसटी है वो गवर्नमेंट को जाके पे कर। अंडरस्टैंडिंग एवरीवन? ओके। अभी लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ ऑथर एंड पब्लिशर। मेरे हिसाब से इसमें से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देखो, ऑथर एंड पब्लिशर के केस में क्या होता है कि मैंने अगर कौन सा बुक बनाया, ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरा फाइनल का रैपिडर है, ठीक है, ये मैंने फाइनल का रैपिडर बनाया। फाइनल का रैपिडर मैंने बनाने के बाद मेरे पास में लोग नहीं है मतलब प्रिंट करने के लिए, बेचने के लिए, तो मैंने क्या किया, एक पब्लिशर को ढूंढा और पब्लिशर को बोला भाई एक काम करना, ये जो पूरा का पूरा मेरा जो मटेरियल होगा, मतलब जो कंटेंट होगा, वो कंटेंट प्रिंट करना और तुम लोग बेच देना। पब्लिशर क्या करेगा, कंटेंट लेगा, कंटेंट प्रिंट करेगा, प्रिंट करने के बाद बाहर जाके किसी को बेच देगा। जो भी पैसा आएगा उसमें से थोड़ा शेयर, मतलब इन द फॉर्म ऑफ रॉयल्टी, मुझे पैसा दे देगा। ठीक है, नाउ इन दिस केस जो ऑथर अपना कंटेंट का राइट दे रहा है पब्लिशर को, उस पे लगेगा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, एंड इन दिस केस हु विल पे द जीएसटी टू द गवर्नमेंट, द पब्लिशर विल गो टू द गवर्नमेंट एंड पे द जीएसटी। पब्लिशर, राइट? अंडरस्टैंडिंग एवरीवन? बट ये ऑथर के केस में अपने पास दो ऑप्शन है। मतलब ऑथर के पास, ऑथर कैन ईदर ऑप्ट फॉर एफसीएम और ही कैन ऑप्ट फॉर आरसीएम। मतलब ये बाकी लोगों के लिए नहीं है ऊपर, जिधर जिधर ऑप्शन मैंने सिर्फ जीटीए का ऑप्शन दिया था, जीटीए को ऑप्शन मिलता है, और दूसरा ऑप्शन किसको मिलता है, ऑथर को मिलता है। ऑथर कैन से कि नहीं नहीं मुझे जीएसटी पे करना है, तो एफसीएम ऑप्ट कर सकता है। ऑथर बोलता है नहीं नहीं नहीं, आई वांट द रेसिपिएंट टू पे जीएसटी, ऑथर कैन से कि इस पे उसको आरसीएम ऑप्ट करना है। सो ओरिजिनल लॉ इज व्हाट, आरसीएम लगेगा, सो पब्लिशर विल पे द जीएसटी। बट ऑथर कैन ऑप्ट फॉर एफसीएम, बट अगर ऑथर को एफसीएम में ऑप्ट करना होगा, देन इन दैट केस उसको चार कंडीशन सेटिस्फाई करने होंगे। क्या करने होंगे, चार कंडीशंस उसको सेटिस्फाई करने होंगे। चार कंडीशंस कौन से? सबसे पहला कंडीशन, ऑथर इज रिक्वायर्ड टू टेक अ रजिस्ट्रेशन। अगर ऑथर बोल रहा है कि मुझे जीएसटी पे करना है और मुझे एफसीएम के अंदर जाना है, ऑथर शुड टेक द रजिस्ट्रेशन फर्स्ट, वो मैंडेटरी है। दूसरा, ऑथर को जुरिस्डिक्शनल कमिश्नर के पास जाके इंटीमेट करना पड़ेगा दैट बाबा ये जो पूरा सप्लाई है ना, वो सप्लाई के अंदर आई वांट टू पे द जीएसटी। सो ऑथर इज रिक्वायर्ड टू इंटीमेट द जुरिस्डिक्शनल कमिश्नर stating that he is opting for forward charge mechanism। बराबर, नो प्रॉब्लम, ओके, इधर तक क्लियर है। दूसरी बात ये होगी। तीसरी बात, ऑथर शैल ऑप्ट फॉर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म फॉर 1 ईयर, मतलब उसने एक पूरा साल ही शुड कंटिन्यू यूजिंग द फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म विद दैट पर्टिकुलर रेसिपी। बराबर, एक साल तक उसने कंटिन्यू करना चाहिए। नाउ पॉइंट नंबर 4 में लिखा है, ऑथर शैल इंटीमेट अबाउट ऑप्टिंग फॉर एफसीएम। जो इसने एफसीएम में ऑप्ट किया है, उसको इंटीमेट करना पड़ेगा इन द इनवॉइस दैट ही इज ऑप्टिंग फॉर एफसीएम। चार चार कंडीशंस फटाफट मेरे पीछे सब लोग बोलेंगे। सबसे पहला, ऑथर शैल हैव टू टेक द रजिस्ट्रेशन। नंबर 2, ऑथर विल हैव टू इंटीमेट द जुरिस्डिक्शनल कमिश्नर स्टेटिंग दैट ही इज ऑप्टिंग फॉर एफसीएम। Number 3, author shall opt for FCM for 1 year. He shall continue using FCM for 1 year. And point number 4, author shall intimate about opting for FCM in the invoice raised on the publisher. Are you understanding? Super. Okay. नेक्स्ट पॉइंट सेम है, दैट इज फोटोग्राफर एंड प्रोड्यूसर। फोटोग्राफर ये हो या आर्टिस्ट हो, उसने अगर कुछ भी अगर अपना कंटेंट दिया होगा प्रोड्यूसर को, देन इन दैट केस, और सर्विस दी होगी प्रोड्यूसर को, उस पर क्या लगेगा, एफसीएम लगेगा। यस, अंडरस्टैंडिंग एवरीबॉडी? ओके, नाउ सर अभी तक क्या क्या किया हम लोग ने? अभी तक हम लोग ने किया सबसे पहली बात, दैट इज जीटीए का सर्विस। उसके बाद देखा स्पॉन्सरशिप का सर्विस। उसके बाद देखा रेंटिंग का पॉइंट। उसके बाद पॉइंट नंबर 4 में देखा डेवलपमेंटल राइट्स। बाद में पॉइंट नंबर 5 में देखा डायरेक्टर का सर्विस। पॉइंट नंबर 6 में देखा लॉन्ग टर्म लीज। बराबर।
पॉइंट नंबर 7 में हम लोग ने देखा दैट इज इंश्योरेंस एजेंट। पॉइंट नंबर 8 में देखा दैट इज रिकवरी एजेंट। एंड पॉइंट नंबर 9 हम लोग ने देखा दैट इज वो प्रोड्यूसर और वो सब कॉपीराइटर। राइट, होल्ड आ रहा है अभी, चैप्टर पे होल्ड आ रहा है कि नहीं? यस, अभी हम लोग ने वो लीगल और वो सब छोड़ दिया है, हम लोग करेंगे एंड में, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट पार्ट दैट इज, ये तो ठीक है, ओरिजिनल वर्क वो ही बताया मैंने, इस पे आरसीएम लगता है और ये लेग पे एफसीएम लगेगा, ठीक है। अभी आरबीआई के ना ओवरसीइंग कमिटीज होते हैं, मतलब कि आरबीआई के अगर कौन से ग्रीवियंसेस जो होते हैं, वो ग्रीव एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है या फिर मैनेजमेंट होता है या फिर कौन से ग्रीवियंस आ गए, तो ग्रीवियंस का रिड्रेसल करना, किसी के कंप्लेंट्स आ गए तो उसका रिड्रेसल करना, तो वो मेंबर्स होते हैं आरबीआई ओवरसीइंग कमिटी के। वो जो मेंबर्स जब भी आरबीआई को सर्विस देते हैं, गवर्नमेंट सेज दैट इट इज इजी फॉर अस टू टेक द जीएसटी फ्रॉम आरबीआई, सो इधर हम लोग आरसीएम लगाएंगे, उस पर एफसीएम नहीं लगाएंगे। बराबर है, नो प्रॉब्लम इन दिस, परफेक्ट। ये पॉइंट नंबर 10 भी हो गया। अभी पॉइंट नंबर 11 पे जाते हैं, देन वी विल रिवाइज 1 to 11, ठीक है। पॉइंट नंबर 11 बात करता है, ये भी अगेन ऑ पॉइंट है जिसमें तीनों चीजें याद रखनी है। सब नेचर क्या है, सप्लायर कौन है, रेसिपिएंट कौन। डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स मतलब सर्विसेज सप्लाइड बाय इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स। सर व्हाट इज डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स? तुम लोगों को दोपहर को फोन आता है ना, लोन चाहिए क्या, लोन चाहिए क्या, लोन चाहिए क्या, लोन चाहिए क्या, इतने बार फोन आता है वो लोगों का, तो वही लोग कौन होते हैं, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स होते हैं। इफ ओके, इसमें आरसीएम कभी लगेगा, व्हेन द सप्लायर जो है ना, दैट सप्लायर नीड्स टू बी इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट। दैट सप्लायर नीड्स टू बी इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट, जो कौन होना चाहिए, अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनरशिप फर्म एलएलपी, अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनरशिप फर्म एंड एलएलपी। वो सर्विस जब भी देगा एक बैंकिंग कंपनी या एनबीएफसी को, उसमें क्या लगेगा, आरसीएम लग जाए, अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनरशिप फर्म एंड एलएलपी। समझा कि नहीं? तो नेचर क्या, इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट। सप्लायर कौन, अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनरशिप फॉर्म एलएलपी, मतलब इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग। एंड रेसिपेंट कौन, बैंकिंग कंपनी और एनबीएफसी। इसमें क्या लगेगा, आरसीएम। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में पहले क्या बोला था, स्पॉन्सरशिप में, स्पॉन्सरशिप में नेचर इज स्पॉन्सरशिप, सप्लायर इज अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, रेसिपेंट इज वो बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप। डायरेक्ट सेलिंग एजेंट में नेचर इज डायरेक्ट सेलिंग एजेंट, सेकंड इज इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट, एंड थर्ड वन इज बैंकिंग कंपनी और एनबीएफसी। एकदम बराबर। ओके, नाउ 1 to 11 फटाफट वापस देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज जीटीए। भले आई नो तुम लोगों को लगेगा क्या वापस वापस तो आगे तो करना ही मत, आगे आगे आगे, भगवान देख रहा है, भगवान देख रहा है। पॉइंट नंबर 1, आई एम डूइंग इट फॉर यू, इट विल बी गुड रिविजन। 2 मिनट देखना इधर। जीटीए का सर्विस अगर देखा, तो जीटीए के सर्विस के अंदर, हाँ जीटीए देखा। सेकंड इज स्पॉन्सरशिप सर्विस। पॉइंट नंबर 3 इज गोइंग टू बी योर रेंटिंग का सर्विस। पॉइंट नंबर 4 इज गोइंग टू बी योर डेवलपमेंटल राइट का सर्विस। पॉइंट नंबर 5 इज डायरेक्टर का सर्विस। पॉइंट नंबर 6 क्या था, लॉन्ग टर्म लीज, बराबर। पॉइंट नंबर 7 लॉन्ग टर्म लीज, इंश्योरेंस एजेंट। पॉइंट नंबर 8 रिकवरी एजेंट। पॉइंट नंबर 9 दैट इज कॉपीराइट वाला पॉइंट। पॉइंट नंबर 10 दैट इज ओवरसीइंग कमिटी। पॉइंट नंबर 11 दैट इज इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग। मुंह पे एकदम चीजें मुंह पे होनी चाहिए। इसमें से मुझे डर किस पे लगता है, स्पॉन्सरशिप पे गड़बड़ कर सकते हो, एंड डीएसए के केस में गड़बड़ कर सकते हो। इस पे थोड़ा फोकस करना, बराबर। पॉइंट नंबर 12 पे आते हैं, दैट इज सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय बिजनेस करस्पॉन्डेंट एंड बिजनेस फैसिलिटेटर। एकदम इजी पॉइंट है ये पूरा पॉइंट सब लोग अच्छे से देखना मैं क्या बोल रहा हूं। देखो, बैंक जो होती है ना, बैंक बैंक बेसिकली बिजनेस फैसिलिटेटर्स को अपॉइंट करती है। क्यों? बिकॉज सब जो एडमिनिस्ट्रेटिव का काम होता है ना, छोटे छोटे काम जो होते हैं ना, वो देखने के लिए बेसिकली बिजनेस फैसिलिटेटर अपॉइंट होता है, बराबर है। तो बिजनेस फैसिलिटेटर कुछ सर्विस देता है बैंक को, सर उस पर एफसीएम लगेगा कि आरसीएम लगेगा, वो हम लोग बात करते हैं। पर ये होता है बिजनेस फैसिलिटेटर, लोन प्रोसेसिंग, एडमिन वर्क, डॉक्यूमेंटेशन चेक, या फिर छोटे लेवल पे अगर कौन सा अवेयरनेस क्रिएट करना है, तो वो तुम लोग जाके अवेयरनेस क्रिएट करो। जो एडमिन वर्क है वो सब कुछ कौन करेगा, बैंक बिजनेस फैसिलिटेटर का, ठीक है। उसके बाद बिजनेस करस्पॉन्डेंट पे आते हैं ना। बिजनेस करस्पॉन्डेंट कौन होता है, बिजनेस करस्पॉन्डेंट मतलब जिधर बैंक पहुंच नहीं सकता फिजिकली, मतलब जिधर फिजिकल ब्रांचेस नहीं बिठा सकते, उधर बिजनेस करस्पॉन्डेंट्स को वो लोग अपॉइंट करते हैं। और बिजनेस करस्पॉन्डेंट्स बेसिकली बैंक का काम करता है, मतलब किसी को लोन चाहिए तो लोन प्रोसेसिंग का काम,
उसके बाद कुछ बड़ा वाला अवेयरनेस क्रिएट करवाना है, किसी के एफडीज निकलवाने हैं, और ये सब कुछ अगर करना होगा ना, तो बिजनेस करस्पॉन्डेंट जो है वो बेसिकली ये काम करता है, राइट? सो बिजनेस करस्पॉन्डेंट, मैं तुम लोगों को याद रखने के लिए एक चीज बताओ बताओ क्या, बिजनेस करस्पॉन्डेंट जो होता है ना, वो यूजुअली बड़ा आदमी होता है, बिग पर्सन। याद रखो मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है? बिजनेस फैसिलिटेटर छोटे छोटे काम करता है, तो यूजुअली ही इज अ स्मॉल पर्सन, बराबर? तो बिजनेस करस्पॉन्डेंट के भी अगर कुछ काम छोटे छोटे करने होंगे, तो बिजनेस करस्पॉन्डेंट किसको अपॉइंट करता है? एजेंट को अपॉइंट करता है। एंड ऑफ कोर्स एजेंट कैन ऑल्सो बी अ स्मॉल पर्सन। तो फटाफट ना तुम लोग क्या करोगे, कभी भी एग्जाम में ये चीज आया ना बीसीबीएफ का, तो तुम लोग फटाफट चार्ट बना के रेडी रखो। इधर बीएफ है, इधर बैंक है, इधर बीसी है, और इधर एजेंट ऑफ बीसी, बराबर है ना? कौन किसको सर्विस दे रहा है? बीएफ बैंक को सर्विस दे रहा है, बीसी बैंक को सर्विस दे रहा है, एंड एजेंट जो है वो बीसी को सर्विस दे रहा है, ठीक है सर? पर सर इसमें समझेगा कैसे कि इधर आरसीएम किधर और एफसीएम किधर? मैं तुम लोगों को लॉजिक भी बताऊंगा, और इसका एग्जाम के लिए क्या याद रखना है वो भी बताऊंगा। बीएफ ने बैंक को सर्विस दिया या फिर बीसी ने बैंक को सर्विस दिया, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। पीएफ ने जो बैंक को सर्विस दिया है ना, पीएफ ने जो बैंक को सर्विस दिया है ना, उस पे लगेगा आरसीएम। एजेंट ने बीसी को सर्विस दिया है, उस पे भी लगेगा आरसीएम। और जो बीसी ने बैंक को सर्विस दिया है, उस पे लगेगा एफसीएम। पहले अभी बता दो याद कैसे रखना है। ऐसे होगा तो आरसीएम, ऐसे होगा तो एफसीएम। आरसीएम, एफसीएम, आरसीएम, एफसीएम, आरसीएम, एफसीएम। सर क्या कर रहे हो? यस, ऐसे तुम लोग याद रख सकते हो, आरसीएम, एफसीएम, ठीक है? तो इसका लॉजिक एकदम सिंपल है। देखो मैंने क्या बोला तुम लोगों को, कि ये जो बीएफ होता है वो स्मॉल पर्सन होता है। सर्विस प्रोवाइडर कौन? बीएफ सर्विस प्रोवाइडर है। सर्विस रेसिपिएंट कौन? बैंक है। अगर सर्विस प्रोवाइडर यू नो दैट ही इज अ स्मॉल पर्सन, व्हिच मींस देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट ही इज एन अनरजिस्टर्ड पर्सन। तो इफ दैट सप्लायर इज एन अनरजिस्टर्ड पर्सन, गवर्नमेंट को उसका रेवेन्यू नहीं मिलेगा जीएसटी का, बिकॉज एफसीएम अगर डाल दिया, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि सप्लायर नीड्स टू बी रजिस्टर्ड पर्सन, तो ही गवर्नमेंट को जीएसटी। बट अगर सप्लायर एक छोटा आदमी है, वो रजिस्ट्रेशन नहीं लेगा, अगर वो रजिस्ट्रेशन नहीं लेगा तो जीएसटी चार्ज भी नहीं करेगा, कलेक्ट भी नहीं करेगा, पे भी नहीं करेगा। एंड दैट्स व्हाई लेट्स नॉट बी डिपेंडेंट ऑन द सप्लायर, लेट्स आस्क द रेसिपिएंट टू पे द जीएसटी। बैंक को बोलते हैं भाई जीएसटी पे कर। अंडरस्टैंडिंग नाउ कि क्यों आरसीएम लगा इसमें? यस। नाउ एजेंट के केस में भी सेम पॉइंट है। मैंने क्या बोला? एजेंट इज यूजुअली अ स्मॉल पर्सन एंड बिजनेस करस्पॉन्डेंट यूजुअली अ बिग पर्सन। इन दिस केस जब भी एजेंट सर्विस देता है, अगर इस पे एफसीएम लगाया, तो एजेंट को जीएसटी भरना पड़ेगा ओनली इफ ही इज अ रजिस्टर्ड, राइट? बट उन्होंने क्या बोला कि एक काम करो, एजेंट छोटा आदमी है ना, तो एक काम करो, वी विल पुट आरसीएम हियर एंड वी विल आस्क द बिग पर्सन टू पे द जीएसटी, राइट? ओके, अंडर आरसीएम। ना जब बिजनेस करस्पॉन्डेंट बैंक को सर्विस देता है, तो मैंने क्या बोला? ही इज यूजुअली अ बिग पर्सन। इफ ही इज यूजुअली अ बिग पर्सन, इन दिस केस उसको आरसीएम की जरूरत नहीं है, बिकॉज ही मस्ट बी अ रजिस्टर्ड पर्सन। एंड दैट्स व्हाई इस पे क्या रखा उन्होंने? एफसीएम ही रखा, और एफसीएम के अंदर ही टैक्स देने के लिए बोल दिया। आई होप यू आर क्रिस्टल क्लियर विद दिस कॉन्सेप्ट। Are you understanding with BCBF का point also? Are you done? Are you clear with BCBF का point also? Yes. Okay. Now आते हैं रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल पे। ठीक है, सब लोग इधर ध्यान देना, दो तीन पॉइंट्स ही बाकी है आरसीएम के केस में। रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल्स, सब लोग इधर फोकस करो। रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल्स मतलब मैं इधर, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास गाड़ी है, और वो मैं गाड़ी रिलायंस को रेंट पे दे रहा हूं, ठीक है? ओके, तो इस पे लगेगा आरसीएम। नाउ इधर सेम चीज हम लोग करेंगे। सप्लायर लिखेंगे बीसीबीएफ, रेसिपिएंट लिखेंगे बीसीबीएफ। अगर सप्लायर जो है वो एक अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है, इज प्रोवाइडिंग सर्विस टू अ बॉडी कॉर्पोरेट, देन इन दैट केस उस पे लगेगा आरसीएम। इधर नेचर क्या है? मोटर व्हीकल रेंटिंग का। कौन दे रहा है? ओबीसी दे रहा है। किसको दे रहा है? बीसी को दे रहा है। स्पॉन्सरशिप में इसके साथ साथ पार्टनरशिप फॉर्म भी था, पर इधर नहीं है। इधर सप्लायर कौन है? ओबीसी, अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। रेसिपिएंट कौन है? बॉडी कॉर्पोरेट, तो ही आरसीएम। बाकी ऑल परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस आर गोइंग टू बी व्हाट? सॉरी, ऑल परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस आर गोइंग टू बी व्हाट? एफसीएम। समझा कि ना? तो ये ऐसा है, सब लोगों को समझा क्या? तो ये पॉइंट मैंने तुम लोगों को बताया, ओबीसी टू बीसी आरसीएम, ठीक है? ओके। ना इधर भी ओबीसी के पास ना जो रेंटिंग, ओके लेट्स टेक एन एग्जांपल इन दिस। अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, से फॉर एग्जांपल अमित महाजन, इंडिविजुअल है,
अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है, मेरे पास गाड़ी है और रिलायंस को गाड़ी चाहिए रेंट पे एम्प्लॉयज को छोड़ने के लिए, ठीक है। अब इन दिस केस हो क्या रहा है कि एक सेकंड, हाँ, हो क्या रहा है कि जो सप्लाई देने वाला है वो अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है, जो रेसिपेंट है वो बॉडी कॉर्पोरेट है, इस पे क्या लगेगा, आरसीएम, मतलब रिलायंस ही उस पे जीएसटी गवर्नमेंट को पे कर देगा। अंडरस्टैंडिंग इजी लगा? ओके। अब इन दिस केस ओबीसी के पास भी दो ऑप्शन है, ओबीसी के पास दो ऑप्शन है। ओबीसी कैन ईदर ऑप्ट फॉर एफसीएम, वेर ओबीसी कैन से कि नहीं आई वांट टू पे द जीएसटी, और ओबीसी कैन से दैट आई वांट टू ऑप्ट फॉर आरसीएम, मतलब रेसिपेंट विल पे द जीएसटी टू द गवर्नमेंट। ठीक है, एक मिनट देने की फ्रीज, एक ही मिनट। परफेक्ट। हाँ, सो मैं बोल रहा था कि ओबीसी के पास दो ऑप्शंस है। ओबीसी के पास एक ऑप्शन क्या है कि आरसीएम के केस में बॉडी कॉर्पोरेट को बोले जीएसटी पे करने के लिए, या फिर ओबीसी बोलेगा कि नहीं नहीं आई वांट टू ऑप्ट फॉर एफसीएम ओनली एंड आई आल्सो आई ओनली वांट टू पे द जीएसटी। ठीक है, ऐसे हो सकता है, जैसे जीटीए का ऑप्शन मिला था वैसा ही ऑप्शन है, बट इसमें जीटीए का एक पॉइंट नहीं है। जीटीए के केस में क्या था, अगर आरसीएम के लिए ऑप्ट किया तो कितना परसेंट देगा रेसिपेंट, 5%। इधर भी सेम है, इधर भी सेम है भाई, इधर भी दो ऑप्शंस के केस में, आरसीएम के केस में रेसिपेंट देगा 5%, और जो सप्लायर है ओबीसी उसको उसका आईटीसी नहीं मिलेगा। बट जीटीए के केस में एफसीएम के अंदर दो ऑप्शन थे, 12 एंड 5, इधर 12 एंड 5 नहीं है, सिर्फ 12 है। सो इसमें एफसीएम के लिए ऑप्ट किया तो इट इज गोइंग टू बी 12%, बट उसको क्या मिल जाएगा, उसका आईटीसी मिल जाएगा, उसका क्या मिल जाएगा, उसको आईटीसी मिल जाएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? एक बार प्लीज, एक बार रीड करोगे? डन, ओके, ओके। अच्छा, अभी थोड़ा फोकस करना, मैं क्या बोल रहा हूं। अभी एक कंपनी है, ये एक कंपनी है कि दैट कंपनी इज इन नीड ऑफ 6 व्हीकल्स, उनको 6 व्हीकल्स चाहिए, पर अमित महाजन के पास सिर्फ उसके पास 5 व्हीकल्स है। पर अमित महाजन ने बोल के रखा, नो प्रॉब्लम, आई विल गिव यू ऑल द 6 व्हीकल। ठीक है, नाउ ये जो 5 व्हीकल्स अमित महाजन के पास है, क्या ना, इसे 5 व्हीकल्स मेंटेन भी करने पड़ते रहेंगे अमित महाजन को? यस। तो अमित महाजन क्या करता है, कुछ रिपेयर्स का सर्विस लेता है, कुछ मेंटेनेंस का सर्विस लेता है, और मैं एक एक व्हीकल जो मेरे पास नहीं है वो मैं क्या करता हूँ, रेंटिंग करता हूँ, मैं रेंट पे लेता हूँ और वो ही सामने वाले के कंपनी को दे देता हूँ। तो ये तीन मैंने सप्लाईज लिए, रिपेयर्स का सर्विस लिया, मेंटेनेंस का सर्विस लिया, एंड मैंने मोटर व्हीकल एक रेंट पे लिया। ये तीनों सप्लाईज पे मैंने इंडिविजुअली कुछ जीएसटी पे किया है। रिपेयर्स पे 10,000 का जीएसटी पे किया, मेंटेनेंस जो भी किया उस पर 5,000 का जीएसटी पे किया, एंड रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल के केस में मैंने 3,000 रुपीज का जीएसटी पे किया। बराबर है? ओके। नाउ देखो, अगर ये अमित महाजन एफसीएम ऑप्ट करता है, एफसीएम, ठीक है, ये समझो कि ये अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है, अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है, और ये है बॉडी कॉर्पोरेट। ठीक है, अभी अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट जब भी एफसीएम के लिए ऑप्ट करता है, सो कहने से 12% के हिसाब से जीएसटी देगा, और उसको तीनों का आईटीसी मिलेगा, बिकॉज आईटीसी सबका मिलता है ना, तो तीनों का आईटीसी मिलेगा। सो आई कैन से दैट 10,000, 5,000, 3,000, ये सबका आईटीसी मिलेगा, मतलब 18,000 का पूरा पूरा आईटीसी एफसीएम ऑप्ट किया तो मिल जाएगा। बट आरसीएम ऑप्ट किया तो अभी तक हम लोग ने देखा कि भाई तुझे आईटीसी ही नहीं मिलता है, बराबर। सो आईटीसी तुझे 10,000 का नहीं मिलेगा, आईटीसी तुझे 5,000 का नहीं मिलेगा, बट तुझे आईटीसी ये 3,000 रुपीज का मिल जाएगा। सर क्यों ऐसा? बिकॉज आईटीसी तो नहीं मिलता है ना। देखो, अगर मैं सेम लाइन ऑफ बिजनेस में रहूंगा, if I'm in the same line of business, then whatever GST I have paid for that service, which I'm using it in the same line of business, then in that case उसका मुझे आईटीसी मिलता है, which means if it is FCM तो मुझे तीनों का मिलेगा, बट if it is RCM मुझे बाकी का तो नहीं मिलेगा, बट मुझे सिर्फ एक का मिलेगा, that is in the same line of business का। Are you understanding this? करेक्ट है? Okay. So even if registered person has opted for reverse charge mechanism, he is eligible for the ITC of such inward supply for which he is in the same line of this. This can be the language which you can write it in the exam. बराबर है? ओके। इसके अंदर एक छोटा सा पॉइंट है कि सर जब भी रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल हो रहा है, उसके अंदर फ्यूल कॉस्ट इंक्लूसिव है कि नहीं। नाउ फ्यूल कॉस्ट इंक्लूसिव नहीं है, इसका मतलब क्या होता है, मतलब सिर्फ गाड़ी दिया, गाड़ी रेंट, अभी होता है ना यार, वो क्या, सिर्फ कार रेंटल्स का जो अभी क्या, जूम कार फॉर एग्जांपल,
अब ये जूम कार है, तो जूम कार क्या होता है? जूम कार विदाउट फ्यूल इंक्लूसिव, सिर्फ गाड़ी दे देते हैं, तुम लोगों को पेट्रोल भरना है, तुम लोग देख लो, पेट्रोल भर लो। ये गाड़ी तो दी थी, बट इज दिस कार लाइक इज दिस सर्विस इन inclusive of the fuel cost? No, only car is given. This is not falling under this entry. ये जूम कार इसमें नहीं आ रही। इसमें क्या आ रही है? इसमें अगर रिलायंस ने मुझे बोला कि अमित मुझे गाड़ी चाहिए और मैं गाड़ी दे रहा हूं अलॉन्ग विद ड्राइवर और वॉट एवर, ठीक है, और मैं फ्यूल सब कुछ इंक्लूड करके दे रहा हूं। नाउ इन दिस केस ये क्या हो रहा है कि मैं फ्यूल के साथ उनको गाड़ी दे रहा हूं और वो रेंट पे दे रहा हूं। नाउ इन दिस केस इफ फ्यूल कॉस्ट इज नॉट इंक्लूसिव, जूम कार इज नॉट फॉलोइंग अंडर एफसीएम, no, not falling under RCM, it will fall under what? FCM. But अगर it has to be, the fuel cost has to be inclusive. तो फॉर एग्जाम्पल अगर तुम लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तुम लोग ने गाड़ी हायर पे ले लिया, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल रिलायंस को उसके एम्प्लॉइज को मुंबई से लेके पुणे तक भेजना है, ठीक है, उसके लिए गाड़ी हायर मेरे से किया, बराबर, मैं अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, रिलायंस इज बॉडी कॉर्पोरेट, बराबर। अब इन दिस केस मैंने जो गाड़ी दिया था वो गाड़ी मेरे ड्राइवर के साथ और मेरे फ्यूल के साथ मैंने दिया था। मैं सिर्फ लोगों को उठाऊंगा और उधर जाके ड्रॉप करूंगा, सिर्फ मेरा उतना ही काम है, राइट? सो कैन आई से फ्यूल कॉस्ट इज इंक्लूसिव? यस, सो दिस इज फॉलोइंग अंडर रिवर्स। अंडरस्टैंडिंग? आई होप यू आर क्लियर विद दिस। तो मैं थोड़ा पोस्टेड जैसे भी बना दिया तुम लोग, छोड़ो, ये अच्छा था पहले, ठीक है, ठीक है, कूल। चलो, तो अपना रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल का भी अपना पॉइंट इधर कंप्लीट हो चुका है। सो प्लीज इधर एक मिनट के लिए देखना। सबसे पहले हम लोग ने क्या किया था? सबसे पहले वी हैड डन जीटीए का सर्विस। दूसरा हम लोग ने किया था स्पॉन्सरशिप का सर्विस, सॉरी, हाँ, स्पॉन्सरशिप का सर्विस। तीसरा हम लोग ने किया था दैट इज रेंटिंग का सर्विस। चौथा हम लोग ने किया था रेंटिंग के बाद क्या किया था हम लोग ने? पेज चेंज हुआ ऊपर, सबसे ऊपर, दैट इज डेवलपमेंटल राइट्स, रेंटिंग ऑफ डेवलपमेंटल राइट्स, ठीक है। पॉइंट नंबर 5 क्या देखा था? डायरेक्टर का सर्विस, बराबर। पॉइंट नंबर 6 क्या देखा था? पॉइंट नंबर 6 में लॉन्ग टर्म लीज, ठीक है, ये पॉइंट नंबर 6 हो गया। पॉइंट नंबर 7 में क्या देखा था? पॉइंट नंबर 7 में हम लोग ने देखा था बीसीबीएफ देखा था, नहीं, बीसीबीएफ तो ऊपर था, हाँ, पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 8 इंश्योरेंस एजेंट एंड रिकवरी एजेंट। सो इंश्योरेंस एजेंट, पॉइंट नंबर 8 इज रिकवरी एजेंट, बराबर। पॉइंट नंबर 9 जो कॉपीराइट वाला पॉइंट था, ठीक है। पॉइंट नंबर 10 क्या था? पॉइंट नंबर 10 वॉज टॉकिंग अबाउट ओवरसीइंग कमिटी ऑफ आरबीआई, ठीक है। पॉइंट नंबर 11 वॉज टॉकिंग अबाउट ओवरसीइंग कमिटी, इधर हो गया। ओवरसीइंग कमिटी के बाद क्या था रे? ओवरसीइंग कमिटी के बाद था डीएसए, इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट, ठीक है। पॉइंट नंबर 12 जो है दैट इज दिस बीसीबीएफ, ठीक है। पॉइंट नंबर 13, ये 12 था, एंड पॉइंट नंबर 13 इज टॉकिंग अबाउट रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल्स। मुझे अच्छे पॉइंट्स कौन से लगते हैं मालूम है? स्पॉन्सरशिप का पॉइंट अच्छा है, डायरेक्टर में थोड़ा सा घुमा सकते हैं, रिकवरी एजेंट का पॉइंट अच्छा है, बाद में कॉपीराइट का जो 4 कंडीशंस थे वो कंडीशंस अच्छे हैं, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट में सप्लायर इंपॉर्टेंट है, रेसिपिएंट इंपॉर्टेंट है, बीसीबीएफ अच्छा है, एंड मोटर व्हीकल का अच्छा पॉइंट। अंडरस्टैंडिंग? तो ये हम लोग ने 13 पॉइंट्स किए। अभी हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं, दैट इज 14, एंड 2-3 पॉइंट्स ही बाकी है, उसके बाद अपना आरसीएम कंप्लीट हो जाएगा, पर मुझे 1 मिनट देना सर। Yes, let's go to the next point. Next point is talking about security service. तो सिक्योरिटी सर्विस में मुझे थोड़ा डर लगता है तुम लोगों का कि सिक्योरिटी सर्विस में भी स्पेसिफिक पॉइंट है, नेचर क्या है, सप्लायर कौन है, रेसिपिएंट कौन है। सिक्योरिटी मतलब क्या भाई? सिक्योरिटी मतलब वो रे वॉचमैन हो या फिर वॉचमैन, राइट? तो सिक्योरिटी का सर्विस जो देने वाला आदमी है ना, तो उसका अभी फॉर एग्जाम्पल मैंने सोचा यार टीचिंग छोड़ देते हैं, और वो विशाल मेगा मार्ट का बीच में न्यूज आया था, याद है कि एंट्रेंस एग्जाम बहुत डिफिकल्ट कर दिया उन्होंने। तो मैंने क्या किया, जब टीचिंग छोड़ दिया और मैं विशाल मेगा मार्ट का क्या बन गया, सिक्योरिटी का आदमी बन गया, ठीक है। इन दिस केस कैन आई से आई एम प्रोवाइडिंग सर्विस टू विशाल मेगा मार्ट? यस। इन दिस केस ये जो भी सिक्योरिटी सर्विस जो भी देता है वो आरसीएम के अंदर फॉल होता है, अगर सप्लायर कौन है? एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। कौन है वो? एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। और रेसिपेंट कौन है? एनी रजिस्टर्ड पर्सन। एक रेसिपेंट है, एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट अगर सप्लायर होगा, और रेसिपेंट अगर एनी रजिस्टर्ड पर्सन होगा,
तो सिक्योरिटी सर्विस दिया होगा, तो लगेगा आरसीएम, दैट इज रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। मैं तुम लोगों को एंड में ना 3 चीजें बताऊंगा, वो तुम लोगों को याद रखनी है और हमेशा याद रखनी है वो चीज। ठीक है, ओके। नाउ आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ओके, सिक्योरिटी सर्विस क्या है? सप्लायर कौन? एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। रेसिपिएंट कौन? एनी रजिस्टर्ड पर्सन। ठीक है। सर्विसेज ऑफ लेंडिंग एंड बोरोइंग ऑफ सिक्योरिटीज। नाउ इसमें सेबी जो है ना, अपना सेबी, सेबी अलाउज लेंडिंग एंड बोरोइंग ऑफ सिक्योरिटीज। इसका मैं सिंपल, आई विल ट्राई टू गिव यू एन एग्जांपल, सी अगर तुम लोगों को इतना फटाफट समझता है क्या। ठीक है, से फॉर एग्जांपल एक पर्सन है अमित महाजन, उसको लगता है कि ओके, वो अमित महाजन एक पर्सन है, आज के दिन पे अदानी पोर्ट के शेयर्स जो है उसका वैल्यू कितना है मालूम है? 100 रुपीज वैल्यू है, बराबर। और उसको ऐसे लगता है, अमित महाजन को लगता है आगे जाके पॉसिबिलिटी है कि 100 रुपीज का रिड्यूस होके इट विल कम डाउन टू 75 रुपीज। तो उसको क्या करना है? आज के आज शेयर बेच देने। अमित महाजन को लग रहा है कि भाई 100 रुपीज का शेयर है, 3 महीने के बाद 75 होने वाला है, तो मैं आज मुझे बेच देना है। पर अमित महाजन जब भी चेक करता है तभी समझता है कि भाई उसके पास तो अदानी पोर्ट के शेयर है ही नहीं। अगर अदानी पोर्ट के उसके पास शेयर है ही नहीं तो बेचेगा कैसे? तो इसके वजह से वो क्या सोचता है, वो एक पर्सन को फोन करता है जिसका नाम है स्नेहा। ठीक है, स्नेहा को फोन करता है जिसके जिसके पास 1000 अदानी पोर्ट के शेयर्स है, और आई नो दैट स्नेहा इज नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग विद दो शेयर्स। तो मैंने स्नेहा को फोन किया और पूछा कि तेरे पास वो 1000 शेयर्स थे ना अदानी पोर्ट के, कैन यू लेंड मी दोज 1000 शेयर्स? तो स्नेहा सोचती है कि यार मुझे क्या मिलेगा उससे। मैं उसको बोला कि अरे भाई, अरे बहन, ये जो शेयर्स तू मुझे लेंड करने वाली है ना, उसके लिए मैं तुम लोगों को तुझे लेंडिंग फी दूंगा। तो स्नेहा सोचती कि हाँ यार, वैसे भी मैं कुछ करने नहीं वाली हूँ शेयर्स के साथ, अभी मैं कुछ डील नहीं करने वाली हूँ, एक काम करते, वैसे ही पड़ा पड़ा हुआ है शेयर, एक काम करते 3 महीने के लिए लेंड करते और लेंडिंग फी ले लेते। तो फायदा क्या होगा स्नेहा का? उसको लेंडिंग फी मिल जाएगा, बराबर। मेरा फायदा क्या होगा? अभी सुनो, मैं उससे वो शेयर्स ले लूंगा आज के दिन पे 1000 शेयर्स, और वही शेयर्स मार्केट में जाके बेच दूंगा। ये शेयर्स में जो मार्केट में बेचूंगा, कितने बेचूंगा? 100 रुपीज पर शेयर में बेचूंगा, बराबर। 3 महीने जब भी कंप्लीट होने आएंगे तभी मुझे स्नेहा फोन करती है और बोलती है कि अमित याद है ना तो शेयर्स देने वापस। मैंने बोला यस याद है। तो 3 महीने के बाद मुझे जब भी उसको शेयर्स देने का टाइम आएगा, मैं मार्केट से वो शेयर्स परचेज करूंगा, और मेरे एक्सपेक्टेशन की वजह से अगर अगर गया तो 75 रुपीज में मैं परचेज करूंगा और उसको शेयर्स दे दूंगा। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मेरा इनफ्लो कितना हुआ। मैंने स्नेहा से शेयर्स लिए, बोरो किए और बेच दिए, 100 रुपीज पर शेयर के हिसाब से 1000 शेयर्स, मेरा इनफ्लो कितना हुआ? 1 लाख शेयर, 1 लाख रुपीज। 3 महीने के बाद जब भी मुझे उसको शेयर्स वापस देने, मुझे खरीदने पड़ेंगे मार्केट से, मैंने 75 रुपीज पर शेयर के हिसाब से खरीद लिए, तो मेरा 1000 शेयर्स इंटू 75 मतलब 75,000 रुपीज का आउटफ्लो हो गया। और वो लेंडिंग फी समझ आता है 5,000 रुपीज का, राइट। सो मेरा टोटल आउटफ्लो इज 75,000 प्लस 5,000 विच इज 80,000, और 1 लाख का टोटल इनफ्लो। सो टोटल मेरा प्रॉफिट कितना हुआ? 1 लाख माइनस 80,000 कम्स टू 20,000 का मेरा टोटल प्रॉफिट हुआ। और यही ट्रेडिंग को बोला जाता है शॉर्ट सेलिंग। क्या बोलते हैं उसको? शॉर्ट सेलिंग बोला जाता है। नाउ ये द पॉइंट इज कि सर इसमें जीएसटी किधर से आया? जीएसटी आएगा लेंडिंग फी पे। जीएसटी आएगा लेंडिंग फी पे। लेंडिंग फी किसने किसको पे किया? अमित महाजन ने स्नेहा को पे किया। तो इस पे लगेगा आरसीएम। आरसीएम मतलब कौन जीएसटी पे करेगा? अमित महाजन विल पे द जीएसटी टू द गवर्नमेंट, बराबर। नो प्रॉब्लम इन दिस। ओके, नाउ ये जो होता है वो सेबी रेगुलेटेड होता है। ऐसा नहीं कि मैं फोन करके ऐसे तुम लोगों को समझाने के लिए बोला था। इट ऑल हैपेंस थ्रू स्टॉक एक्सचेंज, और वो सेबी से रेगुलेटेड होता है। ठीक है, तो सर्विसेज ऑफ लेंडिंग एंड बोरोइंग ऑफ सिक्योरिटीज के केस में, लेंडर एंड बोरोवर के केस में कौन जीएसटी पे करेगा? तो वो बोरोवर जो होता है वो जीएसटी पे करेगा। एकदम बराबर है दोस्त। पॉइंट नंबर 16 पे आते हैं, दैट इज ऑइडार सर्विस। अब ये ऑइडार सर्विस क्या होता है? आई विल गिव यू वन सिंपल एग्जांपल। ऑइडार सर्विस अभी सब लोगों को मालूम ही है। तो ऑइडर का अगर कौन सा सर्विस, ओके, ऑइडर का एग्जांपल लेते हैं, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस एंड रिट्रीवल सर्विस। ठीक है, नाउ ऑइडर का सर्विस मतलब क्या? अगर मुझे कौन सा फाइनेंशियल स्टेटमेंट डाउनलोड करना है, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब भी डाउनलोड करूंगा तभी मैं, ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं होता है ना, मैं वो वेबसाइट पे जाऊंगा, डाउनलोड कर दूंगा। इसमें कोई पर्सन ने मुझे भेजा क्या? नहीं, इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन इन्वॉल्व नहीं था। अगर वो ऑइडर का सर्विस जो सर्विस देने वाला है वो एक नॉन टैक्सेबल टेरिटरी के अंदर है, वो एक नॉन टैक्सेबल टेरिटरी के अंदर है, और वो एक टैक्सेबल टेरिटरी के पर्सन को सर्विस दे रहा है। से फॉर एग्जाम्पल, हम मुझे सर्विस दे रहा है, ठीक, तुझे सर्विस दे रहा है। सो तुम लोग ने कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डाउनलोड किए
और वो सप्लायर आउटसाइड इंडिया का था और तुम लोग इंडिया के थे, अभी कैन आई से यू आर एन अनरजिस्टर्ड पर्सन? यस। सो नॉन, इधर उन्होंने बोला है कि उधर इधर हम लोग नॉन सॉरी अनरजिस्टर्ड नहीं बोलेंगे, हियर वी विल कॉल देम एज नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट। और ये आगे जाके तुम लोगों को समझ में आ जाएगा कि क्या होता है नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट। ये उसको तुझे सर्विस उसने लिया, मतलब तुम लोग ने ऑर्डर से सर्विस लिया, यू आर नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट सिंस यू आर एन अनरजिस्टर्ड पर्सन। ओके, व्हाट इज द ओरिजिनल लॉ? ओरिजिनल लॉ ये बोलता है कि अगर एक आउटसाइड इंडिया के पर्सन से तूने अगर इन इंडिया सर्विस लिया होगा तो उस पे लगता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। सो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के केस में जो इंडिया में बंदा है उसको जीएसटी पे करना पड़ता है, बराबर है। बट इधर उन्होंने बोला है कि इवन दो इट इज कमिंग फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, इवन दो इट इज कमिंग टू एन अनरजिस्टर्ड पर्सन मतलब इन इंडिया, स्टिल इधर आरसीएम नहीं लगेगा, इस पे एफसीएम ही लगेगा। नाउ किसको जीएसटी पे करना पड़ेगा? नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में जो भी ऑर्डर है उसको ही जीएसटी पे करना पड़ेगा टू द गवर्नमेंट, बराबर। मतलब दिस इज एन एक्सेप्शन टू दिस रूल, अंडरस्टैंडिंग? ओके। नाउ अगर कोई भी नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में ऑर्डर का सर्विस दे रहा है तो वो टैक्सेबल टेरिटरी इन इंडिया, देन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट को सर्विस मिला, मतलब एक रजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस मिला है, देन इन दैट केस गवर्नमेंट सेज दैट अभी रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है ना, एक काम करो आरसीएम के अंदर टैक्स करो। क्या करो? आरसीएम के अंदर टैक्स कर दो। एकदम अच्छे से समझा? पक्का एकदम। सो टैक्सेबल टेरिटरी के अंदर अगर तूने लिया होगा तो, और किसने लिया है दैट मैटर्स द मोस्ट। अगर वो नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट ने लिया तो एफसीएम के अंदर टैक्स होगा, अगर वो टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट में लिया होगा तो आरसीएम के अंदर टैक्स हो जाएगा। आर यू क्लियर विद दिस? कैन वी जस्ट डिस्कस ऑल द पॉइंट्स विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड टिल नाउ? देखो, सबसे पहला जीटीए का पॉइंट, दूसरा स्पॉन्सरशिप का पॉइंट, तीसरा क्या रेंटिंग का पॉइंट, बराबर। चौथा दैट इज डेवलपमेंटल राइट्स का पॉइंट, पांचवा दैट इज डेवलपमेंटल राइट हो गया डायरेक्टर का पॉइंट, उस सिक्स्थ वन विल बी लॉन्ग टर्म लीज का पॉइंट, पॉइंट नंबर 7 विल बी व्हाट, 7 एंड 8 एक साथ थे, दैट इज इंश्योरेंस एजेंट का पॉइंट एंड रिकवरी एजेंट का, पॉइंट नंबर 9 दैट इज कॉपीराइट का पॉइंट, पॉइंट नंबर 10 इज ओवरसीइंग कमिटी का पॉइंट, आरबीआई ओवरसीइंग कमिटी, पॉइंट नंबर 11 में हम लोग ने बोला था आरबीआई ओवरसीइंग कमिटी के बाद और एक पॉइंट था, क्या था? हाँ, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट। पॉइंट नंबर 12 था दैट इज बीसीबीएफ, बराबर। पॉइंट नंबर 13 में हम लोग ने देखा था कि वो रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल। पॉइंट नंबर 14 में हम लोग ने देखा सिक्योरिटी सर्विस। पॉइंट नंबर 15 में हम लोग ने देखा, ये अभी ऊपर देखा था वो, दैट इज लेंडिंग एंड बोरोइंग ऑफ सिक्योरिटीज। एंड पॉइंट नंबर 16 में हमने देखा ऑर्डर का सर्विस। ये 16 पॉइंट्स हम लोग ने किए। अभी एक दो तीन गवर्नमेंट्स के पॉइंट है और दो तीन लीगल सर्विसेज के पॉइंट्स है। सो मैं तुम लोगों को गवर्नमेंट अभी डिस्कस नहीं करता हूं, पर मैं तुम लोगों के लिए लीगल सर्विस बता देता हूं। वी आर गोइंग टू डिस्कस एवरीथिंग इन द एग्जाम्पशंस चैप्टर, बट स्टिल आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट इज दैट लीगल सर्विस का पॉइंट। तो सब लोग प्लीज इधर ध्यान देना। मैं मेरा रैपिडर खोलता हूं पहले। हाँ, ये मेरा रैपिडर है बेसिकली। रैपिडर पे जो जिनके पास रैपिडर है वो खोलो पेज नंबर 78। पेज नंबर 78 पे मैंने बहुत अच्छे तरीके से तुम लोगों को पूरा लीगल सर्विसेज का पॉइंट दे के रखा है। सो ये बेसिकली एग्जामिशन चैप्टर का पॉइंट है, पर इधर एक्सप्लेन करता हूं मैं। देखो, लीगल सर्विस का पॉइंट में याद रखना, दो सप्लायर्स हो सकते हैं। नंबर वन, इट कैन बी दैट पर्सन कैन बी अ सीनियर एडवोकेट और दैट पर्सन कैन बी एन नॉर्मल एडवोकेट। ओके, अगर सीनियर एडवोकेट होगा तो किसको सर्विस दे रहा है? सीनियर एडवोकेट अगर गवर्नमेंट को सर्विस देता है, लोकल अथॉरिटी को सर्विस देता है, गवर्नमेंट एंटिटी को सर्विस देता है, या फिर गवर्नमेंट को सर्विस देता है, गवर्नमेंट अथॉरिटी, देन इन दैट केस एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, इस पे जीएसटी नहीं लगेगा। एकदम बराबर। ओके, नाउ सीनियर एडवोकेट जो है वो सर्विस तो देता है, बट किसको सर्विस देता है? अदर देन बिजनेस एंटिटी को सर्विस देता है पर्सनल कैपेसिटी में। तुम्हारा डिवोर्स हो गया, डिवोर्स होने के बाद सीनियर एडवोकेट ने तुम लोगों को सर्विस दिया, कैन आई से इट इज गिवन इन अ पर्सनल कैपेसिटी, मतलब अदर देन बिजनेस एंटिटी को सर्विस दिया। यस, पर्सनल कैपेसिटी बोलना विल बी रॉन्ग, पर्सनल पर्पस का, ठीक है। सो अदर देन बिजनेस एंटिटी को दिया तो अगेन दिस इज गोइंग टू बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम। बट अगर तुम लोग ने ऐसे बिजनेस एंटिटी को सर्विस दिया है जिसका प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर
is more than the turnover limit. Did I say he's a registered person? No. That business entity needs to be having a turnover of more than the turnover limit which is mentioned. If it is more than the limit, then GST will be applicable and that too under reverse charge mechanism. और ये पॉइंट अपने आरसीएम में, मतलब सीनियर एडवोकेट ने गवर्नमेंट को दिया तो एग्जेम्प्ट, सीनियर एडवोकेट ने पर्सनल या बिजनेस अदर देन बिजनेस एंटिटी को दिया तो एग्जेम्प्ट. अगर ऐसे बिजनेस एंटिटी को दिया जिसका टर्नओवर इज मोर देन द लिमिट इन द लास्ट फाइनेंशियल ईयर, देन इन दैट केस उस पर जीएसटी लगेगा एंड दैट टू अंडर आरसीएम. करेक्ट है. अगर बिजनेस एंटिटी को सर्विस दिया जिसका टर्नओवर रजिस्ट्रेशन टर्नओवर से लिमिट से कम है लास्ट ईयर का टर्नओवर, देन इन दैट केस इट इज गोइंग टू बी एक्स. बराबर इजी. ओके. नाउ सीनियर एडवोकेट ने सर्विस दिया एडवोकेट को या फिर फर्म ऑफ एडवोकेट को, देन इन दैट केस वो एडवोकेट बड़ा एडवोकेट है कि छोटा एडवोकेट है. अगर बड़ा एडवोकेट होगा तो जीएसटी लगेगा अंडर आरसीएम, बट अगर वो छोटा एडवोकेट होगा इट इज गोइंग टू बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स. और वो जीएसटी लगेगा वो भी कैसे, आरसीएम के अंदर. सो एडवोकेट के केस में याद रखना जब भी जीएसटी लगता है ना वो आरसीएम के अंडर ही लगेगा. ठीक है. ओके. नाउ सीनियर एडवोकेट का बात करते हैं. सीनियर एडवोकेट ने सर्विस राइट हैंड साइड के बॉक्स वालों को दिया, मतलब गवर्नमेंट, अदर देन बिजनेस एंटिटी, बड़ा बिजनेस एंटिटी, इन दैट केस देखो गवर्नमेंट को दिया एग्जेम्प्ट, पर्सनल अदर देन बिजनेस एंटिटी को दिया एग्जेम्प्ट, बड़े बिजनेस एंटिटी को दिया टैक्सेबल अंडर आरसीएम, छोटे बिजनेस एंटिटी को दिया एग्जेम्प्ट. अभी राइट हैंड साइड वाला सीनियर एडवोकेट ने एडवोकेट या फॉर्म ऑफ एडवोकेट को दिया, अगर वो लोग बड़े लोग होंगे तो जीएसटी लगेगा अंडर आरसीएम, अगर वो छोटे लोग होंगे एग्जेम्प्ट. हाउ टू आइडेंटिफाई बड़े लोग छोटे लोग, लास्ट फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर देखेंगे, अगर वो थ्रेशोल्ड लिमिट के ऊपर होगा तो बड़ा आदमी, उसके नीचे होगा तो छोटा. राइट. ओके. नाउ एडवोकेट का बात करते हैं. एडवोकेट के केस में क्या होता है, अगर एडवोकेट ने सर्विस दिया है राइट हैंड साइड का बॉक्स रिमेन्स द सेम, मतलब गवर्नमेंट को दिया तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, अदर देन बिजनेस एंटिटी एग्जेम्प्ट हो जाएगा, बड़ा बिजनेस एंटिटी होगा तो जीएसटी लगेगा अंडर आरसीएम, बट अगर वो छोटा बिजनेस एंटिटी होगा तो उस पर क्या लगेगा, एग्जेम्पशन मिल जाएगा. बराबर. बट अगर वही एडवोकेट नॉर्मल एडवोकेट ने सर्विस दिया, एडवोकेट को या फिर फर्म ऑफ एडवोकेट को इधर छोटा एडवोकेट बड़ा एडवोकेट नहीं देखेंगे, इट विल ऑलवेज एंड ऑलवेज बी व्हाट, एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स. बराबर है. ये बहुत अच्छा चार्ट तुम लोगों को काफी हेल्पफुल होगा बिकॉज लीगल सर्विस यूजुअली थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है लोगों को. ठीक है. नाउ इधर और एक पॉइंट है दैट इज आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, मतलब आउटसाइड द कोर्ट सेटलमेंट जो होता है ना उसके बारे में बेसिकली उन्होंने बात किया है. सो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल बेसिकली कोर्ट नहीं होता है जिसके अंदर वकील भी नहीं लगता, मतलब एडवोकेट भी नहीं लगते, सीधा तुम लोग जा सकते हो और आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल विल टेक अ कॉल. दिस इज आउटसाइड द कोर्ट सेटलमेंट. In this case, when arbitral tribunal is providing service to this same box, it will remain the same. मतलब गवर्नमेंट को दिया exempt, अदर देन बिजनेस एंटिटी को दिया exempt, बड़े बिजनेस एंटिटी को दिया टैक्सेबल अंडर आरसीएम, छोटे बिजनेस एंटिटी को दिया इट इज गोइंग टू बी. अंडरस्टैंडिंग एवरीबडी. बट अगर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने एडवोकेट या फॉर्म ऑफ एडवोकेट का सर्विस दिया, ये कभी अराइज ही नहीं होगा पॉइंट, बिकॉज इसके अंदर एडवोकेट्स का रोल ही नहीं है कुछ भी. So that's why point number 4 and 5 is not applicable at all. अभी ये मैं तुम लोगों को 2 मिनट देता हूं, प्लीज एक बार अच्छे से रीड करो. ये मतलब तुम लोग पॉज करो और वो रीड करो. आफ्टर दिस चैट यू चेक एनी क्वेश्चन, आई एम श्योर दैट यू विल बी एबल टू सॉल्व एवरी क्वेश्चन इन रिलेशन टू एडवोकेट, दैट इज लीगल सर्विस. बट एक बार अच्छे से देखो. डन डन डन. बढ़ो आगे. ओके. तो ये अपना बात कंप्लीट होता है आरसीएम का, मतलब ये 17th पॉइंट मेरा ये था लीगल सर्विस. और एक गवर्नमेंट का भी पॉइंट है, वो हम लोग बाद में करेंगे जब भी हम लोग एग्जाम्पशंस का रिवीजन डालूंगा ना, तभी मैं तुम लोगों को गवर्नमेंट का भी पॉइंट बता दूं. राइट. इंपॉर्टेंट कौन से है, जीटीए का इंपॉर्टेंट है बिकॉज वो दोनों ऑप्शन वाला, जो एसपी है मतलब स्पॉन्सरशिप वाला इंपॉर्टेंट है, रेंटिंग वाला इंपॉर्टेंट है. ऐसे देखा तो सभी इंपॉर्टेंट है, ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है ऐसे नहीं, बट इस पे ज्यादा फोकस करना. बाद में रिकवरी एजेंट का स्पेशल पॉइंट है. उसके बाद कॉपीराइट के वो 4 पॉइंट्स है, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट के पॉइंट्स है, बीसीबीएफ का एक पॉइंट है, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल के अगेन वी हैव 2 ऑप्शंस, एफसीएम एंड आरसीएम वाला, लेंडिंग एंड बोरिंग ठीक है, ऑर्डर सर्विस ठीक है, लीगल सर्विस.
करेक्ट है। सो किधर गलती कर सकते हो तुम लोग? सो सप्लायर रेसिपिएंट सब अच्छे से दिखना स्पॉन्सरशिप में, उसके बाद देखना डायरेक्ट सेलिंग एजेंट में, और सिक्योरिटी सर्विस। ये तीन जगह तुम लोग क्या करने वाले हो, सप्लायर कौन रेसिपिएंट कौन एकदम ढंग से देख के जाने वाले, एकदम बराबर है। ये अपना कंप्लीट होता है आरसीएम इन केस ऑफ सर्विसेज। नाउ व्हाट विल डू इज फटाफट हम लोग क्या करेंगे, आरसीएम केस ऑफ गुड्स भी करते हैं और उसके बाद वी विल गो अहेड विद द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज 9.5। ठीक है, सब लोग इधर फोकस करो। देखो कौन से गुड्स पे आरसीएम लगता है, फोकस करना। सबसे पहले कैश्यू नट्स नॉट शेल्ड और पील्ड, मतलब जो छिलका नहीं निकाले हुए जो कैश्यू नट्स होते हैं, वो यूजुअली सी इट इज अ प्रीमियम फ्रूट यू कैन से, और प्रीमियम ड्राई फ्रूट जो भी है। सो वो एग्रीकल्चरिस्ट बेचता है, किसको बेचता है, रजिस्टर्ड पर्सन को बेचता है। गवर्नमेंट डज नॉट वांट टू लूज रेवेन्यू ऑन कैश्यू नट्स, राइट। सो दैट्स व्हाई दे आर ऑफ द ओपिनियन कि हम लोग भाई इस पे बिकॉज क्या है, एफसीएम अगर लगाते प्रॉब्लम क्या होता, ये एग्रीकल्चरिस्ट है। एग्रीकल्चरिस्ट के केस में तुम लोग रजिस्ट्रेशन चैप्टर से भी पढ़ोगे, तुम लोगों को समझेगा कि भाई दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू टेक अ रजिस्ट्रेशन। सो एफसीएम लगाया तो इधर फंस जाएंगे वो लोग, तो क्या लगाया उन्होंने, आरसीएम लगाया। ठीक है, ओके। दूसरा, तुम लोग जो बीडी मारते हो ना, तुम लोगों को अगर पक गए तुम लोग तो नीचे जाते हो बीडी मार के, वही वो बीडी रैपर लीव्स, मतलब टेंडू लीव्स जो होते हैं जिससे बीडी बनाई जाती है, वो भी एक एग्रीकल्चरिस्ट होते हैं जो बनाने वाले होते हैं वो। और किसको बेचा जाता है, रजिस्टर्ड पर्सन को बेचा जाता है। सो कैश्यू नट्स, बीडी रैपर, टोबैको लीव्स जो होते हैं वो भी, सो टोबैको, सीबीटी, एनी रजिस्टर्ड पर्सन। तो इसमें दोनों सप्लायर भी सेम है, रेसिपिएंट भी सेम है, एग्रीकल्चरिस्ट एनी रजिस्टर्ड पर्सन। अभी देखेंगे पूरे लिस्ट में कि और कोई ऐसा है क्या जो एग्रीकल्चरिस्ट एंड एनी रजिस्टर्ड पर्सन है, तो ये तो नहीं है। इसमें ये देख, रॉ कॉटन, रॉ कॉटन, सो सिल्क सिल्क नहीं, रॉ कॉटन। सो इसमें रॉ कॉटन भी। सो रॉ कॉटन के केस में भी क्या होता है, एग्रीकल्चरिस्ट होता है, और रेसिपिएंट कौन होता है, एनी रजिस्टर्ड पर्सन होता है। सो ये तीन चीजें तुम लोग, चार चीजें तुम लोग याद रखने वाले। सीबीटीआर, सीबीटीआर, अभी इसमें कुछ बना सकते हैं क्या, सीबीआरटी, ऐसा कुछ तो बनाओ, सेंट्रल बोर्ड ऑफ बनाओ कुछ तो। सीबीटीआर याद रखना, सीबीटीआर कैश्यू नट्स, बीडी रैपर, बाद में टोबैको, एंड आर मतलब ये क्या, आर मतलब क्या, हाँ रॉ कॉटन। ठीक है, ओके। नाउ अभी नेक्स्ट पे आते हैं 3A पे, दैट इज फॉलोइंग एसेंशियल ऑयल्स अदर देन दोज ऑफ सिट्रस फ्रूट। अभी जिसमें सिट्रस फ्रूट हो जो है ना, उस पे आरसीएम नहीं लगता है, उस पे क्या लगता है, एफसीएम लगता है। तो सिट्रस फ्रूट जो है उस पे आरसीएम नहीं लगेगा। बाकी जो नीचे के सिट्रस फ्रूट जिसके अंदर है, सी हम लोगों को पॉइंट क्या, एसेंशियल ऑयल का, हम लोगों का पॉइंट क्या, एसेंशियल ऑयल का पॉइंट है। अभी एसेंशियल ऑयल के अंदर अगर सिट्रस फ्रूट होगा तो वो ऑयल्स के अंदर एफसीएम नहीं, आरसीएम नहीं लगता है, उस पर एफसीएम लगेगा। बट अगर ऐसे ऑयल्स है जिसके अंदर सिट्रस फ्रूट नहीं है, तो कौन से है, ऑफ पेपर मिंट, मेंथा पे वॉट एवर, अदर मिंट, सुपर मिंट, जिधर जिधर मिंट दिखा ना भाई, मिंट जिधर जिधर दिखेगा ना वो आरसीएम। ठीक है, वाटर मिंट, हॉर्स मिंट, बेसिकली जिधर जिधर मिंट देखेगा, मिंट का जो भी एसेंशियल ऑयल बनाया और वो किसने दिया, एक अनरजिस्टर्ड पर्सन ने दिया टू एक रजिस्टर्ड पर्सन को, देन इन दैट केस ये ऑयल बेचने वाला अनरजिस्टर्ड है और रजिस्टर्ड पर्सन को दिया, इस पे लगेगा आरसीएम। सीबीटीआर याद है क्या, कैश्यू नट, बी मतलब क्या, बीडी रैपर, टी मतलब क्या, टोबैको लीव्स, आर मतलब क्या, रॉ कॉटन। रॉ कॉटन के बाद एसेंशियल ऑयल, एसेंशियल ऑयल के अंदर मिंट वाला जो होगा वो सब आरसीएम, यूआरपी टू आरपी। एंड अगर वो उसके अंदर सिट्रस फ्रूट होगा तो आरसीएम नहीं लगेगा, एफसीएम लगेगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट इज इधर इधर नेक्स्ट नीचे, सिल्क यार्न। सिल्क यार्न के केस में भी हु इज द पर्सन हु इज एक्चुअली गिविंग द मटेरियल, सिल्क यार्न कौन बेच रहा है, एनी पर्सन हु मैन्युफैक्चर सिल्क यार्न। जो भी सिल्क यार्न बेसिकली मैन्युफैक्चर करते हैं वो जब भी सप्लाई करते हैं एनी रजिस्टर्ड पर्सन को, तो वो क्या देना पड़ेगा उनको, आरसीएम के केस में जीएसटी देना पड़ेगा। ठीक है, एक बार पढ़ के रखने का। बाद में यूज्ड व्हीकल, सीज्ड और कॉन्फिस्केटेड गुड्स, ओल्ड एंड यूज्ड गुड्स, वेस्ट एंड स्क्रैप। प्लीज अंडरस्टैंड, अगर यूज्ड व्हीकल्स है, सीज्ड व्हीकल, गवर्नमेंट ने क्या करके रखा है, पहले कुछ सीज करके रखा है, कॉन्फिस्केट करके रखा है, उन्होंने अभी वो बेच देना है। उन्होंने क्या किया, एक कंपनी को उन्होंने बोला कि भाई किसी को गुड्स चाहिए क्या, तो रिलायंस बोला कि नहीं, हम लोगों को ना एम्प्लॉइज के लिए गुड्स चाहिए। तो रिलायंस ने क्या किया, वो गवर्नमेंट से वो सब गाड़ियां जो थी वो ले ली। नाउ हु इज द पर्सन हु एक्चुअली गिविंग द कार्स, सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सक्लूडिंग मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। इस पे आता हूं मैं, रुको। मैं बोल रहा हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट, बाद में स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, वो लोग जब भी गाड़ियां
रजिस्टर्ड पर्सन मतलब रिलायंस को बेचते हैं, उस पे लगेगा आरसीएम, मतलब इधर रिलायंस जीएसटी पे करेगा। बट कभी भी ये चीज याद रखना, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे जो है ना, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, उस पे कभी भी आरसीएम नहीं लगता है। सर्विस देने वाला अगर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज होगा, उस पे कभी भी आरसीएम नहीं लगेगा, जस्ट कीप दैट इन माइंड। ठीक है। उसके बाद आता है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट। इसका एकदम सिंपल एग्जांपल मैं तुम लोगों को देता हूं। पीएसएलडी क्या होता है, पीएसएलसी क्या होता है? पीएसएलसी मतलब प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट। इसका मतलब ये कि बैंक्स को जो है ना, कुछ बता के रखे, कुछ गोल्स बता के रखे, या टारगेट्स बता के रखे कि भाई तुम लोग का जितना भी लोन, तुम लोग जितना लोन दोगे, उसमें से एटलीस्ट 25% जो है वो प्रायोरिटी सेक्टर को होना चाहिए। से फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर पे होना चाहिए। सो ये जो इधर बैंक नंबर 1 है, अच्छा इधर लिखा है, देखो इधर बैंक नंबर 1 है 20। ओके, मैं पूरा अच्छे से बराबर लिखता हूँ, एक मिनट। एक बैंक नंबर 1 है, जिस सब बैंक्स को दिया हुआ है कि जितना तुम लोग लोन दोगे, उसमें से 25% प्रायोरिटी सेक्टर को होना चाहिए। ठीक है। अब इन दिस केस बैंक नंबर 1 में टोटल 100 करोड़ का लोन था, उसमें से 25 करोड़ उन्हें प्रायोरिटी सेक्टर को देना चाहिए। उसने कितना दिया? 30 करोड़ दिया। वेरी गुड। अभी बैंक नंबर 2 भी है, बैंक नंबर 2 ने कितना दिया? 20 करोड़ दिया। पर लिमिट कितना चाहिए था? 25 करोड़ देना चाहिए था। इधर भी 25 करोड़ देना चाहिए था। पर कहना से इसने 5 करोड़ का ज्यादा लेंडिंग किया है, और इधर 5 करोड़ का उसने कम लेंडिंग किया है। तो बैंक 1 क्या करता है मालूम है? बैंक 1 बैंक 2 को प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट देता है। मतलब 5 करोड़ का इसने जो नहीं कर पाया ना, वो क्या करता है? बैंक 1 बैंक 2 को बेचता है बेसिकली। तो ये जो बेचता है ना, उसको क्या बोला जाता है? प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट। राइट। इन दिस केस जो भी पेमेंट करेगा, मतलब बैंक नंबर 2 बैंक 1 को पेमेंट करेगा, तो बैंक 2 जो होता है उसको जीएसटी पे करना पड़ता है। एंड एवरीथिंग हैपेंस थ्रू ई कुबेर करके एक पोर्टल है, वो ई कुबेर के पोर्टल पे से सब कुछ हो जाता है। बराबर है? ओके। एंड पॉइंट नंबर 8 पे आते हैं, दैट इज मेटल स्क्रैप। मेटल स्क्रैप के ना बहुत सारी जगह पे रेफरेंसेस आते हैं, पर आई विल स्टिक टू चार्ज अंडर जीएसटी। देखो मेटल स्क्रैप मतलब क्या? वो भंगार वाला, भंगार भंगार कबाड़ी वाला। ठीक है, भंगार वाला। सो उन्होंने बोला कि भाई अगर कोई भी मेटल स्क्रैप वाला एक अनरजिस्टर्ड पर्सन होगा, और एक रजिस्टर्ड पर्सन को वो सप्लाई दे रहा है, देन इन दैट केस उस पे लगेगा आरसीएम। मैं इधर तक ये चीज रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूं डिस्कशन। देयर कैन बी मल्टीपल पॉइंट्स ऑफ डिस्कशंस व्हिच वी कैन हैव, बट अभी मैं डिस्कस नहीं करूंगा। जैसे जैसे वो चैप्टर्स आ जाएंगे, वैसे वैसे मैं डिस्कस करूंगा। रजिस्ट्रेशन के चैप्टर में भी आएगा, टीडीएस के चैप्टर में भी आएगा। तो मैं अल्टीमेटली तुम्हारे लिए एक ऐसा वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर मेटल स्क्रैप का सब कुछ इंक्लूड होगा, ऑल चैप्टर्स इंटरकनेक्शन। बट अभी के लिए याद रखना, मेटल स्क्रैप अगर यूआरपी टू आरपी ने बेचा है, तो आरसीएम लगेगा। सर व्हाट अबाउट आरपी टू आरपी? अगर आरपी टू आरपी बेचा होगा, देन इन दैट केस इस पे लगेगा एफसीएम। जो बताया उतना आरसीएम, बाकी सब एफसीएम। सर आरपी टू यूआरपी होगा तो एफसीएम। सर यूआरपी टू यूआरपी होगा तो नो टैक्स। यूआरपी टू यूआरपी किधर टैक्स लगेगा? अंडरस्टैंडिंग। पर इसका वही इंटरकनेक्शन में रजिस्ट्रेशन चैप्टर में तुम लोगों को बताऊंगा, पर अभी तक इतना समझा तो भी ठीक है, एकदम बराबर। तो दोस्तों वी आर डन विद द आरसीएम इन केस ऑफ गुड्स ऑल्सो। सो आरसीएम इन केस ऑफ गुड्स हम लोग ने देखा, आरसीएम इन केस ऑफ सर्विसेज भी हम लोग ने देखा। देयर इज ओनली वन लास्ट पॉइंट विच इज लेफ्ट, दैट इज सेक्शन नंबर 9(5), दैट इज ई कॉमर्स ऑपरेटर के पॉइंट्स। बराबर है? डिस्कस करें क्या? एक मिनट। यस, चलो अभी हम लोग देखते हैं 9(5) के अंदर क्या एग्जैक्टली बोला है उन्होंने, मतलब क्या है 9(5। देखो 9(5) के अंदर क्या बोला है कि ऐसे हम लोग 4 बिजनेसेस, टाइप्स ऑफ बिजनेसेस हम लोग स्पेसिफाई कर रहे हैं। नाउ इफ यू आर हैविंग दीज 5 नहीं 4 बिजनेस, सॉरी। इफ यू, ओके, अगेन आई एम सेइंग दैट व्हाट इज गिवन अंडर सेक्शन 9(5). 9(5) के अंदर बोला है हम लोग 4 बिजनेसेस स्पेसिफाई करके रख रहे हैं। वो 4 बिजनेसेस अगर तुम लोग ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू करते हो, देन इन दैट केस द लाइबिलिटी टू पे जीएसटी टू द गवर्नमेंट फॉल्स ऑन द ई कॉमर्स ऑपरेटर। राइट। तो वो 4 बिजनेसेस कौन से केसेस में 9(5) के अंदर ई कॉमर्स ऑपरेटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगा, ये सब कुछ हम लोग इसमें अभी देखने वाले। देखो सबसे पहला बिजनेस जो है दैट इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स। इसका ही मतलब ओला उबर का बिजनेस। ठीक है। अभी प्लीज लुक हियर, इसमें कैसा है? डीके मतलब ड्राइवर का है, कस्टमर है, और जो एग्रीगेटर है दैट इज ई कॉमर्स ऑपरेटर दैट इज उबर। ठीक है। अभी मैंने क्या किया, कस्टमर उबर के ऐप पे गया, ऐप पे जाने के बाद एक कैब बुक किया, कैब बुक करने का ड्राइवर काका ने कस्टमर को छोड़ दिया जिधर भी छोड़ना था। ठीक है। अभी उसको कस्टमर को इनवॉइस मिलेगा फ्रॉम उबर, एंड दैट विल बी ऑफ 500 फॉर एग्जाम्पल।
और इसके ऊपर जीएसटी कितना लगाया, 50 रुपए का। सो मतलब 500 प्लस 50 का उन्होंने वैल्यू दिया, मतलब जो भी वैल्यू प्लस जीएसटी दिया। अब क्वेश्चन कम्स कि ये जो 50 रुपीज है, वो 50 रुपीज गवर्नमेंट को कौन जाके पे करेगा, राइट? हमेशा याद रखना, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स के केस में द लाइबिलिटी टू पे जीएसटी फॉल्स ऑन द ई कॉमर्स ऑपरेटर, मतलब ये उबर का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा टू पे द जीएसटी टू द गवर्नमेंट। एकदम बराबर, नो प्रॉब्लम इन दिस, ओके। नाउ देर इज वन एक्सेप्शन टू इट, देर इज वन एक्सेप्शन टू इट, और वो एक्सेप्शन में ये बोला है कि कभी कभी, ये एक एक्सेप्शन के अंदर, द लाइबिलिटी विल बी ऑफ ड्राइवर का टू पे द जीएसटी टू द गवर्नमेंट, मतलब ये जो सर्विस प्रोवाइडर है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगा टू पे द जीएसटी टू द गवर्नमेंट। ये कौन से केस में होगा ये हम लोग अभी डिस्कस करते हैं। देखो, इन दिस केस, नॉर्मल केसेस में ड्राइवर का रजिस्टर्ड है या ड्राइवर का अनरजिस्टर्ड है, इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, द रिस्पॉन्सिबिलिटी विल ऑलवेज बी ऑफ उबर। एक्सेप्शन इज responsibility will be of the supplier, that is driver kaka, and not of Uber if following conditions are satisfied। कौन से? नंबर 1, supplier is a company or a body corporate। सप्लायर जो है, मतलब जो ड्राइवर काका है, वो क्या है, कंपनी है या फिर बॉडी कॉर्पोरेट है। सेकंड इज व्हीकल इज ओमनीबस। व्हीकल इज ओमनीबस मतलब जो वो व्हीकल रेंट पे दे रहा है ना, उबर के थ्रू दे रहा है, वो एक ओमनीबस होना चाहिए। इसका मतलब जिसका सीटिंग कैपेसिटी शुड बी मोर देन 6%। बराबर एकदम। देखो, उबर के केस में यूजुअली रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑन उबर ओनली टू पे द जीएसटी टू द गवर्नमेंट, बराबर। बट कभी कभी ड्राइवर काका का रिस्पॉन्सिबिलिटी आ सकता है जब भी ड्राइवर काका एक बॉडी कॉर्पोरेट और कंपनी हो, या फिर नहीं, उसके साथ साथ जो गाड़ी दे रहे हैं वो कौन सी है, ओमनी बस है, विच मीन्स द सीटिंग कैपेसिटी इज मोर देन 6%। एकदम बराबर है। चलो, ये उबर का हो गया, मतलब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स। सेकंड देखते हैं सर्विस ऑफ अकोमोडेशन। नाउ इन केस ऑफ सर्विस ऑफ अकोमोडेशन, एकदम सिंपल बात है। इधर होटल ओनर, मतलब होटल काका, इधर सिड करके देयर इज वन कस्टमर एंड देयर इज वन ओयो हियर। एकदम बराबर है, ओके। नाउ इन दिस केस, ओयो का जो बिल होगा वो सिड पे करेगा, तो सिड 1000 पे करेगा प्लस 100 पे करेगा। नाउ द क्वेश्चन इज हु विल पे दिस 100 रुपीज टू द गवर्नमेंट। इधर बहुत सिंपल चीज बोल के रखिए, अगर ये होटल वाले काका एक रजिस्टर्ड पर्सन है, तो ये होटल वाले काका विल पे द जीएसटी। बट अगर ये होटल वाले काका एक अनरजिस्टर्ड पर्सन है, देन इन दैट केस दिस ओयू विल गो टू द गवर्नमेंट एंड पे द जीएसटी। एकदम बराबर। लुक हियर, अगर होटल वाले काका रजिस्टर्ड पर्सन है तो होटल वाले काका, अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन होगा तो ओयू विल गो टू द गवर्नमेंट एंड पे द जीएसटी। एकदम बराबर, दैट्स इट, इतना ही है, ओके। थर्ड पॉइंट एग्जैक्टली सेम एज पॉइंट नंबर 2, दैट इज अकोमोडेशन सर्विस, दैट इज हाउस कीपिंग सर्विस। हाउस कीपिंग मतलब अर्बन कंपनी का जो बिजनेस है वो। अर्बन कंपनी के बिजनेस में भी ऐसा ही है, इधर एक प्रतीक करके एक है, इधर एक सर्विस प्रोवाइडर है और इधर एक अर्बन कंपनी है। नाउ इन दिस केस, ये जो प्रतीक पैसा पे करेगा, फॉर एग्जांपल एसी रिपेयर करने के लिए उसने अर्बन कंपनी को चूज किया, अर्बन कंपनी ने सप्लायर को बताया, उसने सर्विस दिया, ठीक है। ना 1000 रुपीज चार्ज किया प्लस 100 रुपीज जीएसटी पे किया। ना हु विल पे दिस 100 रुपीज जीएसटी टू द गवर्नमेंट? इट डिपेंड्स। अगर ये सप्लाई सर्विस प्रोवाइडर एक रजिस्टर्ड पर्सन होगा, so this service provider will pay the GST to the government। बट अगर ये सर्विस प्रोवाइडर एक अनरजिस्टर्ड पर्सन होगा, then in that case अर्बन कंपनी will go to the government and pay the GST। ये लिखा है, देखो इधर, सर्विस प्रोवाइडर रजिस्टर्ड है तो सर्विस प्रोवाइडर, अनरजिस्टर्ड है तो अर्बन कंपनी। एकदम बराबर, ओके। लास्ट पॉइंट इज रेस्टोरेंट सर्विस। रेस्टोरेंट सर्विस क्या होता है? रेस्टोरेंट सर्विस भी सेम एग्जाम्पल लेते हैं हम। इधर एक प्रतीक करके देयर इज वन पर्सन जो जिसको भूख लगी है, इधर एक अप्पा कैंटीन करके, अप्पा कैंटीन, बराबर। एक सेकंड, इधर एक अप्पा कैंटीन करके एक है जो रेस्टोरेंट है, और इधर जोमेटो है। प्रतीक को ये अप्पा कैंटीन से कुछ मंगाना था, बराबर, इसलिए प्रतीक ने जोमेटो पे गया, प्रतीक पहले, और अप्पा कैंटीन से मंगाया। नाउ द पॉइंट इज, इट विल बी हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे दिस जीएसटी ऑफ 100 रुपीज टू द गवर्नमेंट? मैं तुम लोगों को बताऊं, इट इज जोमेटोज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे दिस जीएसटी टू द गवर्नमेंट। सिंपल। बट देर इज एन एक्सेप्शन टू इट, और एक्सेप्शन ये बोलता है कि अगर ये अप्पा कैंटीन बड़ा आदमी है ना, अच्छा अच्छा, ऐसे बोल रहे हैं क्या सर, मतलब वो रजिस्टर्ड होगा तो अप्पा कैंटीन देगा, अनरजिस्टर्ड होगा तो जोमेटो देगा, ऐसा ही है ना? नहीं, ऐसा नहीं है। अप्पा कैंटीन बड़ा आदमी है तो अप्पा कैंटीन देगा, अगर अप्पा कैंटीन छोटा आदमी है तो जोमेटो देगा। एंड नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बड़ा आदमी। इधर बड़ा आदमी मतलब रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है। ये हम लोग ने देखा था हाउस कीपिंग सर्विस में कि वो रजिस्टर्ड होगा तो ये देगा, और हम लोग ने देखा था अकोमोडेशन सर्विस में अगर रजिस्टर्ड होगा तो ये देगा। बट इधर बड़ा आदमी मतलब रजिस्टर्ड पर्सन नहीं, बड़ा आदमी मतलब क्या मालूम है? इफ दिस रेस्टोरेंट इज लोकेटेड, इफ दिस रेस्टोरेंट इज लोकेटेड इन अ होटल, इफ दिस रेस्टोरेंट इज लोकेटेड इन अ होटल जिसका डिक्लेयर्ड टैरिफ, क्या बोला मैंने? डिक्लेयर्ड टैरिफ
per person per day is more than 7,500. अगर ये डिक्लेयर्ड टैरिफ वो होटल का, सी हम लोग रेस्टोरेंट छोटा है कि बड़ा है देखने के लिए क्या है देख रहे हैं, वो रेस्टोरेंट किधर लोकेटेड है. इफ दैट रेस्टोरेंट इज लोकेटेड इन अ इंटर होटल, वो होटल का जो रूम रेंट है ना, रूम रेंट, वो डिक्लेयर्ड टैरिफ बोलते हैं उसको. डिक्लेयर्ड टैरिफ इज मोर देन 7,500 पर डे पर पर्सन, देन इन दैट केस दैट होटल इज अ बिग होटल. तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर का रेस्टोरेंट भी क्या बन जाएगा, बड़ा रेस्टोरेंट बन जाएगा. अंडरस्टैंडिंग, सब लोगों को समझा. सो इन दिस केस अगर ये अप्पा कैंटीन अगर रास्ते पे मतलब रास्ते पे एक शॉप है उनका, अगर वो उधर धंधा कर रहा है, देन इन दैट केस ही इज नॉट अ बिग पर्सन, जोमेटो विल पे द जीएसटी. बट अगर अप्पा कैंटीन इज लोकेटेड इन सम ग्रैंड हयात और समथिंग, ग्रैंड हयात जिसका रूम रेंट इज मोर देन 7,500, तो ग्रैंड हयात तो बड़ा होटल है ही, बट उसके नीचे वाले जो रेस्टोरेंट्स है वो रेस्टोरेंट्स भी क्या माने जाएंगे, बड़े रेस्टोरेंट्स माने जाएंगे. एंड इन दैट केस दैट अप्पा कैंटीन विल हैव टू पे द जीएसटी टू द गवर्नमेंट. The usual scenario, Zomato will go to the government and pay the GST. Exception is restaurant will go to the government and pay the GST. If the restaurant is located in a hotel where declared tariff per day per unit is more than 7,500. Are you understanding? So these are the 4 points which I wanted to discuss with you. I hope तुम लोगों को ये समझा होगा ये 4 पॉइंट्स कौन से हैं. राइट, फर्स्ट कौन सा था, फर्स्ट था ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स, दूसरा था सर्विस ऑफ अकोमोडेशन, तीसरा था अपना हाउस कीपिंग सर्विस, एंड फोर्थ था रेस्टोरेंट सर्विस. एकदम बराबर. तो दोस्तों जितना डिटेल में आई कुड कवर उतने डिटेल में मैंने कवर कर लिया है. सो 3 चीजें हम लोग ने डिस्कस की आज. सेक्शन नंबर 9.5 दैट इज ई कॉमर्स ऑपरेटर. दूसरा हम लोग ने बात की, ओके, और इसमें ना और एक चीज, सॉरी, 9.5 के अंदर देयर इज वन मोर पॉइंट कि अगर व्हाट इफ दैट ई कॉमर्स ऑपरेटर इज लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, तो उन्होंने बोला कि भाई आउटसाइड इंडिया होगा तो भी तुझे इधर जो रिप्रेजेंटेटिव है ना उसको बोल जीएसटी पे करने. ठीक. बट अगर उन्होंने बोला नहीं नहीं वो तो इंडिया में मेरा रिप्रेजेंटेटिव है ही नहीं, तो अगर तेरा रिप्रेजेंटेटिव नहीं है तो तू अपॉइंट कर पहले रिप्रेजेंटेटिव, एंड देन यू मेक अ पेमेंट ऑफ जीएसटी टू द गवर्नमेंट. यू कैन से कि यू आर सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया सो यू विल नॉट पे जीएसटी टू द गवर्नमेंट, ऐसा नहीं है. ठीक है, ओके. 9.5 हुआ ई कॉमर्स ऑपरेटर. उसके बाद 9.3 तुम लोगों को बात किया, 9.3 के केस में हम लोगों ने गुड्स का बात किया, एंड 9.3 के केस में हम लोगों ने सर्विसेज का बात किया. And this is how we are done with the detailed revision of the entire reverse charge mechanism and 9.5. I hope you are clear with it. And अगर तुम लोगों को अच्छा लगा होगा तो it's a genuine request from my end कि प्लीज तुम लोगों के जो भी रिव्यूज होंगे प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताना. आपके कमेंट्स देख के मुझे बहुत मोटिवेटेड फील होता है, एंड आई गेट दैट सेंस ऑफ अप्रिसिएशन कि यार मैं कर रहा हूँ ना, कि बराबर कर रहा हूँ. थोड़ा सा भी हेल्प हुआ होगा, देन इन दैट केस प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, एंड प्लीज सब दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना. दोस्तों आज के लिए इतना ही, और आगे बहुत सारे चैप्टर्स में डालने वाला हूं, सो स्टे ट्यून्ड ऑन दिस चैनल. आज के लिए इतना. दिस इज सिमर 5 एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय बाय, सी यू एंड बाय बाय.